डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 951 से 960। चैप्टर 951, दुश्मनों से फिर मुलाकात। यश मोहन ने दोनों को जाते देखा और एक और दिन इंतजार किया, इससे पहले कि उसने सावधानी से अपना सामान पैक किया। फिर उसने वह जेड कार्ड लिया और अंततः चला गया। वह अब चैन से रह सकता था। घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय के साथियों को जिया शान शहर की ओर निर्देशित करके ये युकियान और साथियों ने एक बड़े दुश्मन को खो दिया। यश मोहन वास्तव में अब पेई है शहर जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे हर कीमत पर अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। हालांकि वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 पर था और युद्ध में एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 8 से भी नहीं डरता था। उसके बहुत सारे दुश्मन थे और उनमें से हर एक उससे बहुत अधिक मजबूत था। इसलिए उसने ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला जाने का चुनाव किया। ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला असीम थी। वे नॉर्थ फार राज्य की 10 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाती थीं। यह हमेशा संप्रदायों के निम्नस्तरीय सदस्यों के लिए एक परीक्षण स्थल रहा था। यश मोहन ने अतीत में वहां रेनबो गोल्ड लोटस प्राप्त किया था और वहां आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचा था। यह वह स्थान भी था जहां उसने ली बैलिन को मारा था। फ्लाइंग पाइक के बिना यश मोहन के लिए यह बहुत असुविधाजनक था। हालांकि जीजू भी बहुत तेज थी, यश मोहन को लगा कि फ्लाइंग पाइक ने बहुत समय और प्रयास बचाया। उसने एक बड़े शहर में जाने के बाद एक अच्छा उड़ान जादू उपकरण खरीदने का मन बना लिया था। कई दिनों बाद यश मोहन ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला में वापस आ गया। हालांकि वहां हमेशा बहुत सारे निम्नस्तरीय संप्रदाय सदस्य परीक्षण कर रहे होते थे, अधिकांश क्षेत्र अभी भी खोजा नहीं गया था। यश मोहन को जो नक्शा मिला था वह ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला की गहराई का था। वहां पहुंचने के बाद यश मोहन ने कई स्तर 5 के जानवरों से बचते हुए 3 दिनों का उपयोग करके नक्शे पर चिह्नित स्थान पर पहुंचा। यश मोहन को विश्वास था कि उसे अभी सामान्य स्तर 5 के जानवरों से डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वे लड़ते तो बहुत अधिक हंगामा होता। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी, लेकिन यश मोहन ने सोचा कि चूंकि वह एक खंडहर की तलाश कर रहा था, इसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी घनी होनी चाहिए। फिर भी जब यश मोहन नक्शे पर दिखाई गई जगह पर पहुंचा तो ऐसा था जैसे वह जंगल में हो। वहां नंगी चट्टानों और चोटियों के अलावा कुछ भी नहीं था। नक्शे के अनुसार प्रवेश द्वार एक विशाल स्टैलाग्माइट के किनारे पर होना चाहिए था। यश मोहन इसकी जांच करने ही वाला था कि उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र में साधना सार की लहरें महसूस कीं। वहां कोई था। यश मोहन ने तुरंत 4 साधकों को देखा और वे सभी उससे अधिक शक्तिशाली थे। बिना हिचकिचाहट के यश मोहन ने खुद को छिपा लिया। चारों स्वर्णकोर अवस्था पर थे, इसलिए वे जल्द ही वहां थे। वे भी कुछ खोज रहे लग रहे थे। 3 पुरुष और 1 महिला थीं। महिला युवा लग रही थी लेकिन ठंडी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसके लंबे बाल ऊपर की ओर कर्ल किए हुए थे। वह कम से कम स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 पर थी। उसके सामने 2 पुरुषों में से एक बहुत सुंदर था। यश मोहन यह देखकर चौंक गया कि वह वास्तव में उस आदमी को जानता था। वह रिवर स्टेट शहर का सिटी लॉर्ड झांग चेंगफेंग था। यश मोहन इस पाखंडी से घृणा करता था जिसने उसकी गोली ली लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। जब यश मोहन ने पहली बार उसे देखा वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 6 पर था, लेकिन अब वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 पर था। सबसे आगे वाला आदमी मासूम और सच्चा दिखता था। वह स्वर्णकोर अवस्था स्तर 8 पर था, लेकिन यश मोहन उसके बारे में कुछ खास नहीं देख सका। हालांकि यश मोहन उसकी अहंकारिता महसूस कर सकता था। स्पष्ट रूप से वह अपनी नजर में नेता था।
फिर भी यश मोहन को अजीब लगा कि यह आदमी अंत में बूढ़े आदमी जितना खतरनाक नहीं था। उस बूढ़े आदमी की पीठ झुकी हुई थी और वह भी स्वर्णकोर अवस्था स्तर 8 पर था, लेकिन यश मोहन को लगा कि वह सबसे डरावना था। वे सभी स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण के साधक थे। कोई भी स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण या मध्य चरण पर नहीं था। जब यश मोहन उलझन में था कि वे वहां क्यों थे, झांग चेंगफेन ने पूछा, भाई फेई, हम 5 दिनों से खोज रहे हैं और हमने पूरे क्षेत्र को काफी हद तक देख लिया है, क्या तुमने शायद गलत याद किया? ईमानदार दिखने वाले आदमी ने शांति से उत्तर दिया, मैंने गलत याद नहीं किया। मुझे इसके बारे में अनजाने में पता चला। जो साथी मेरे खिलाफ काम कर रहा था वह बाजार से भागा और गुयुहो नामक एक आधार स्थापना अवस्था के साधक को मार डाला। उसने उससे एक नौदरार वाली तलवार और एक प्राचीन खंडहर का नक्शा लूटा। नक्शा ऑल हर्ब्स श्रृंखला का था, लेकिन वह युवक अभी तक यहां नहीं आया है। लेकिन हम इतने लंबे समय से खोज रहे हैं, क्या जिस व्यक्ति से तुम्हें जानकारी मिली उसने शायद गलत याद किया हो? ठंडी दिखने वाली महिला ने अचानक पूछा। नहीं, वह गुयुहो का भाई है और वह केवल ची संग्रह अवस्था पर है। मैंने उसकी आत्मा खोजी, इसलिए मुझे यकीन है कि उसने झूठ नहीं बोला, फेई नाम के आदमी ने कहा। यश मोहन को पहले ही एहसास हो गया था कि यह फेई कौन था। वह व्यक्ति था जिसने नानशान बाजार में उसके साथ पत्थर की स्टूल के लिए लड़ने की कोशिश की थी, हिडन स्वॉर्ड संप्रदाय का फेई सिजियांग। यश मोहन यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वह एक मासूम दिखने वाले आदमी जैसा दिखता था। किसी को वास्तव में किताब के कवर से नहीं आंकना चाहिए। चूंकि यह फेई सिजियांग था, यश मोहन जानता था कि वह क्यों पता लगा सकता था कि उसने नक्शा और कुंजी ले ली है। सौभाग्य से यश मोहन ने 9 ट्रांसफॉर्मेशन पहन लिया था, अन्यथा वह उसके द्वारा पकड़ा जाता। यह सुनकर किसी और ने कुछ नहीं कहा और वे बस खोजते रहे। अगर यह इस फेई सिजियांग के लिए नहीं होता तो यह ठीक होता अगर ये लोग चले जाते, लेकिन यश मोहन वास्तव में फेई सिजियांग को मारना चाहता था। जब यश मोहन झिझक रहा था, बूढ़े आदमी ने अचानक बड़े स्टैलाग्माइट को देखा और कहा, वहां नीचे एक छिपा हुआ गठन है, मुझे इसे खोलने दो और देखो। उन्होंने जगह पा ली थी, लेकिन यश मोहन चिंतित नहीं था। चारों ने जगह पा ली हो सकती थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके पास कुंजी नहीं थी। हाँ, यहाँ वास्तव में एक छिपा हुआ गठन है। ऐसा लगता है कि भाई लुओ को सही व्यक्ति मिल गया। यहाँ एक गठन और कौन स्थापित करेगा? झांग चेंगफेंग ने अपनी तलवार से वार करते हुए हंसा। तुरंत छिपा हुआ गठन गायब हो गया और एक पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। एक स्पेस फॉर्मेशन पोर्टल, बूढ़े आदमी ने उत्साह से चिल्लाया। यह वास्तव में एक स्पेस फॉर्मेशन पोर्टल है, हम अमीर हैं, हाँ। फेई सिजियांग एक उन्मादी तरीके से हंसा जो वास्तव में उसके मासूम दिखने वाले चेहरे से मेल नहीं खाता था। यहाँ तक कि महिला और झांग चेंगफेंग भी उत्साहित थे। अब हम क्या करें? झांग चेंगफेंग शांत होने वाला पहला था। फेई सिजियांग ने भी अपनी उन्मादी हंसी रोकी और कहा, भाई लुओ, स्पेस फॉर्मेशन पोर्टल के बाहर एक छिपा हुआ गठन स्थापित करो और चलो पहले अंदर चलते हैं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और गठन झंडे फेंकने लगा। 15 मिनट बाद एक नया छिपा हुआ गठन स्थापित किया गया और चारों के साथ साथ दरवाजा भी यश मोहन की दृष्टि से गायब हो गया। जब यश मोहन को यकीन हो गया कि वे पूरी तरह से अंदर होने चाहिए तो वह उठा। एक स्पेस फॉर्मेशन पोर्टल स्थापित करना बहुत मुश्किल था, तो यह इतने सरल छिपाने वाले गठन से क्यों ढका हुआ था? इसके बारे में बहुत सारे संदिग्ध बिंदु थे, लेकिन यश मोहन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बूढ़े आदमी का गठन मुश्किल से स्तर 3 का था, इसलिए यह बुरा नहीं था, लेकिन यश मोहन को रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यश मोहन अंदर गया और अपने कुछ गठन झंडे निकाले, छिपे हुए गठन के बाहर एक जाल गठन स्थापित किया, इससे पहले कि वह अंदर गया। चैप्टर 952 लुभावना खंडहर। स्पेस फॉर्मेशन में जाने के बाद यश मोहन के सामने सीढ़ियों की एक लंबी पंक्ति दिखाई दी। यश मोहन ने सावधानी से अपनी आध्यात्मिक चेतना नीचे भेजी, लेकिन उसने पाया कि उसके सामने के 4 लोग गायब हो गए थे। स्पष्ट रूप से अंदर कुछ उसकी आध्यात्मिक चेतना को रोक रहा था।
यश मोहन सीढ़ियों से लगभग 1 किलोमीटर नीचे चला और उसकी आध्यात्मिक चेतना ने उन 4 साधकों को फिर से स्कैन किया। वे एक विशाल षटकोणीय हॉल में रुक गए थे। हॉल के चारों ओर प्रकाशन गठन थे। हालांकि कई वर्ष बीत चुके थे, ये प्रकाशन गठन अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग कर सकते थे। यश मोहन को अचानक एहसास हुआ कि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी क्यों थी। वहां इतने सारे गठन थे और वे सभी पास से आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करते थे। अनगिनत वर्षों के बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी होगी। समूह इस विशाल हॉल में इसलिए रुका था क्योंकि हॉल के केंद्र में एक विशाल तलवार के आकार के रिंग के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। यश मोहन ने इसे देखा और महसूस किया कि इसका आकार उसकी तलवार से मेल खाता था। ऐसा लगता था कि वे 2 आधार स्थापना अवस्था के साधक सही थे। उसे मिली बड़ी तलवार ही कुंजी थी। कोई दरवाजा नहीं, नहीं जाने के लिए कोई जगह। हम क्या करें? झांग चेंगफेंग ने खाली हॉल को देखा और पूछा। फेई सिजियांग ने चारों ओर देखा और कहा, उस आदमी ने 9 टुकड़े वाली तलवार ले ली और वही कुंजी है। हालांकि हमें यह जगह मिल गई, हम कुंजी के बिना अंदर नहीं जा सकते। झांग चेंगफेंग ने अचानक एक उड़न तलवार निकाली और दीवार पर हमला किया। बस एक धीमी आवाज आई, लेकिन झांग चेंगफेंग की उड़न तलवार ने दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहां तक कि एक चिंगारी भी नहीं निकली। कोई रास्ता नहीं है कि तुम वहां जबरदस्ती प्रवेश कर सको। यहां तक कि एक नवजात आत्मा अवस्था का साधक भी शायद ऐसा नहीं कर पाएगा, बूढ़े आदमी लो ने कहा। फेई सिजियांग के मासूम दिखने वाले चेहरे पर ऐंठन हुई। वह वास्तव में स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह एक खजाने के पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता। वह क्रोध से जल रहा था। भाई लुओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम गठन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास उस साधक की कोई खबर है जिसने तलवार चुराई? ठंडी दिखने वाली महिला ने अचानक पूछा। फेई सिजियांग ने सिर हिलाया। नहीं, इस खंडहर के बारे में पता चलने के बाद मैंने दाओ मित्र लुओ को पाया और फिर मैंने तुम लोगों को बताया। इस गठन को बनाने के लिए 4 स्वर्णकोर अवस्था के साधकों की आवश्यकता है। भाई लोग, स्थिति चाहे जो भी हो, चलो वही करते हैं जो हमने पहले योजना बनाई थी और एक गठन स्थापित करते हैं। महिला ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि सामान्य गठन इस हॉल पर कोई प्रभाव डालेंगे। भाई लुओ अधिकतम एक स्तर 3 का गठन स्थापित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्तर 4 या उससे ऊपर के गठन के बिना इस हॉल को हिलाना संभव है। फिर भी चूंकि हम यहाँ हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर यह काम नहीं करता तो हम उस बच्चे के ठिकाने की जांच करेंगे। झांग चेंगफेंग ने हस्तक्षेप किया। फेई सिजियांग को अब पछतावा हुआ। उसे पहले उस साधक को ढूंढना चाहिए था और खुद यहां आना चाहिए था। अगर अंत में वह बूढ़ा आदमी लुओ गठन नहीं तोड़ सका तो वह बहुत कुछ खो रहा था। न केवल उसे कुछ नहीं मिल रहा था, बल्कि वह एक प्राचीन खंडहर को उजागर भी कर रहा था। बूढ़े आदमी ने झांग चेंगफेंग के शब्दों पर सिर हिलाया। उसने गठन झंडे निकाले जो उसने तलवार के आकार के रिंग के चारों ओर स्थापित किए। यश मोहन बता सकता था कि बूढ़ा आदमी एक 4 डिवीजन पोजीशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन स्थापित कर रहा था। यह गठन 4 स्वर्णकोर अवस्था के साधकों की शक्ति का उपयोग करके इस हॉल को तोड़ सकता था। हालांकि जब यश मोहन ने बूढ़े आदमी को गठन के बाहर एक और छिपा हुआ रक्त बलिदान गठन स्थापित करते देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस बूढ़े आदमी के बुरे इरादे थे। वास्तव में बूढ़े आदमी ने कहा, 4 डिवीजन पोजीशन ब्रेकिंग फॉर्मेशन को सार रक्त की आवश्यकता होती है। हम प्रत्येक एक बूंद सार रक्त तैयार करेंगे और इसे गठन के केंद्र में डालेंगे। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। रक्त बलिदान गठन को सार रक्त की आवश्यकता होती है। एक बार जब साधक अपना सार रक्त डाल देता है तो गठन साधक का सार रक्त चूस सकता है ताकि खुद को ऊर्जा की आपूर्ति कर सके। फिर बूढ़े आदमी ने अपने सार रक्त की एक बूंद गठन के केंद्र पर डाली। यह देखकर अन्य तीनों ने ज्यादा नहीं सोचा और उन्होंने भी ऐसा ही किया। जब उसने देखा कि उन्होंने उसकी बातों का पालन किया तो बूढ़े आदमी की आंखों के कोने पर खुशी की एक बूंद थी। फिर भी यह जल्द ही गायब हो गई। ठीक है, चलो गठन के एक कोने पर खड़े हो जाओ।
फिर बूढ़े आदमी ने झेन स्थान लिया। झांग चेंगफेंग झेन स्थान के सबसे करीब था, लेकिन वह केवल कान स्थान पर खड़ा हो सकता था। महिला ने बिना हिचकिचाहट के दुई स्थान लिया। फेई सिजियांग केवल ली स्थान पर खड़ा हो सकता था। ली हॉल की दीवार के सबसे करीब था। हालांकि फेई सिजियांग को अजीब लगा, जैसे कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वह ठीक से बता नहीं सका कि यह क्या था। जब वह अभी भी सोच रहा था, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं गठन को सक्रिय करने जा रहा हूं। अपना साधना सार गठन में डालो, मत रुको। जितना अधिक साधना सार उतना मजबूत गठन। फिर बूढ़े आदमी ने एक गठन झंडा फेंका और साधना सार डालना शुरू कर दिया। गठन ने एक हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित की। शेष तीनों को एहसास हुआ कि गठन सक्रिय हो गया था, इसलिए उन्होंने भी अपना साधना सार डालना शुरू कर दिया। थर्ड गठन एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा। गड़गड़ाहट। गठन सक्रिय हो गया। एक शक्तिशाली विस्फोटक ऊर्जा गठन से बाहर निकली और तलवार के आकार के रिंग में घुस गई। हॉल हिलने लगा। क्या गठन वास्तव में उपयोगी था? हालांकि यश मोहन को तुरंत समझ आ गया कि प्राचीन खंडहर अनगिनत वर्षों से यहां था और कई रक्षा गठन ढीले होने लगे थे। बूढ़े आदमी ने गठन झंडे फेंकना जारी रखा क्योंकि विस्फोटक ऊर्जा के विस्फोट दीवार पर चार्ज होते रहे। फेई सिजियांग ऊर्जा विस्फोटों के सबसे करीब था और उसके कपड़े पहले से ही अस्तव्यस्त थे। अगर यह जारी रहा तो वह बुरी तरह घायल हो जाएगा या मारा भी जा सकता था। उसने जल्दी से कहा, भाई लो, रुको। मैं अब यहां नहीं खड़ा हो सकता, मुझे कुछ आराम चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। दाओ मित्र फेई, चिंता मत करो। यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर और सहन करो। महिला और झांग चेंगफेंग की स्थिति पर प्रभाव फेई सिजियांग जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ थे। गड़गड़ाहट। एक विशाल ऊर्जा झटके ने फेई सिजियांग को हिला दिया क्योंकि उसने खून उगला। लो यूपिंग, तुमने क्या किया? यह गठन मेरा साधना सार क्यों खत्म करता रहता है? मैं क्यों नहीं रुक सकता? फेई सिजियांग को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। बूढ़े आदमी ने अभिनय किया जैसे उसने यह नहीं सुना और वह बस अंदर गठन झंडे फेंकता रहा। लो यूपिंग, यह कमीना खंडहर को अपने लिए अकेले रखना चाहता है, फेई सिजियांग चिल्लाया। कहने की जरूरत नहीं थी, महिला और झांग चेंगफेंग को पहले ही यह एहसास हो गया था। वे दोनों लो यूपिंग के जाल में फंस गए थे। झांग चेंगफेंग ने पुकारा, लो, क्या तुम एक साथ हम तीनों को उठाने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी करो और रुको, या मुझे परिणामों के लिए दोष मत देना। महिला ने बात नहीं की, जैसे वह कुछ सक्रिय करने की कोशिश कर रही थी। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। ये लोग रक्त बलिदान गठन की शक्ति को नहीं समझते थे। उनके साधना सार को खत्म करना सिर्फ शुरुआत थी। एक निश्चित चरण के बाद गठन उनके सार रक्त को खत्म कर देगा। लेकिन यश मोहन का कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही उन्हें कुंजी का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी और लो यूपिंग गठन के साथ अंदर घुस गया, वह चिंतित नहीं था। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। अधिक विस्फोट हुए। यश मोहन अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलते हुए महसूस कर सकता था। बूढ़े आदमी का चेहरा चिंता और एकाग्रता से भरा था। फेई सिजियांग ने खून के मुंह उगले और चिल्लाया, लो यूपिंग, तुम विश्वासघाती कमीने। हिडन स्वॉर्ड संप्रदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आ। वह अचानक चिल्लाया। लो यूपिंग, तुम मेरा सार रक्त चूसने की हिम्मत करते हो। झांग चेंगफेंग और महिला के चेहरे भी पीले पड़ गए। वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। महिला ने अचानक एक रून निकाला और उस पर खून थूका। लो यूपिंग ने यह देखा और उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने जल्दी से कई गठन झंडे फेंके। फिर भी रून एक विशाल भंवर में बदल गया और उसने महिला को बहा दिया। एक स्तर 8 स्पेस मोबिलिटी रून। रून एक भाग्य के बराबर था। यश मोहन ने उम्मीद नहीं की थी कि एक स्वर्णकोर अवस्था के साधक के पास इस प्रकार का रून होगा। स्पष्ट रूप से वह कोई साधारण चरित्र नहीं थी। उसके भागने के साथ यह जगह जल्द ही कोई रहस्य नहीं रहेगी। यश मोहन को जल्दी से इस जगह को खोजना था और निकलना था। चैप्टर 953 यश मोहन के खिलाफ जाल गठन का उपयोग करना।
महिला के भागने के बाद लो यूपिंग ने खून का एक मुंह उगला। झांग चेंगफेंग भी गठन से बाहर भागा, लेकिन उसके पास लो यूपिंग से लड़ने की शक्ति नहीं थी। फेई सिजियांग जमीन पर लकवाग्रस्त था, प्रतिरोध करने की ऊर्जा के बिना। लो यूपिंग ने न खुले हुए रिंग को झुंझलाहट की एक बूंद के साथ देखा। उसने एक विशाल तलवार निकाली और झांग चेंगफेंग के पास चला गया। झांग चेंगफेंग ने यह देखा, उसका चेहरा डर से भरा था। उसने कांपते हुए कहा, भाई लो, ऐसा मत करो। मैं जाने देने को तैयार हूं। कृपया मेरी भंडारण अंगूठी से जो चाहो ले लो। लो यूपिंग ने सिर हिलाया। तुम मूर्ख हो। अगर तुमने शुरुआत में अपनी ताकत नहीं रोकी होती तो मैं यह दीवार तोड़ चुका होता। तुम्हारे जैसे कचरे को पीछे छोड़ना वैसे भी एक आपदा है। मरो। नहीं, झो युशुआंग पहले ही भाग चुकी है। अगर तुम मुझे मारोगे तो झांग परिवार को निश्चित रूप से पता चल जाएगा, झांग चेंगफेंग ने विनती की। यह कौन है? लो यूपिंग ने झांग चेंगफेंग को नजरअंदाज किया और यश मोहन को देखा जो छाया से बाहर निकल गया था। जब उसने देखा कि यश मोहन केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 पर था तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, तुम एकमात्र स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 के साधक हो। तुम मेरी आध्यात्मिक चेतना से कैसे बचे? लो यूपिंग ने देखा कि जो साधक प्रकट हुआ था वह केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 पर था, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। उसने ऊपर जाकर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यश मोहन उनकी सभी आध्यात्मिक चेतनाओं से बचने और वहां उनका पीछा करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि वह कोई साधारण साधक नहीं था। इसके अलावा उसने भी बहुत सारा साधना सार इस्तेमाल कर लिया था। इससे पहले कि यश मोहन बात कर पाता, झांग चेंगफेंग ने खुशी से पुकारा, भाई ये, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहां होगे। तुमने स्वर्णकोर अवस्था भी प्राप्त कर ली। भाई ये, मैं झांग चेंगफेंग हूं, कृपया मुझे बचाओ। यश मोहन ने झांग चेंगफेंग पर नजर डाली और सादे स्वर में कहा, तो यह सिटी लॉर्ड झांग हैं। क्या संयोग है? हाँ भाई ये, हम दोनों रिवर स्टेट शहर से हैं। कृपया मुझे बचाओ। झांग चेंगफेंग ने एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई और बेताबी से कहा। उसने बहुत अधिक सार रक्त खो दिया था। वह उस समय एक ची संग्रह चरम चरण के साधक जितना भी मजबूत नहीं था। लो यूपिंग की आंखें घूमी और उसने कहा, तो यह दाव मित्र ये है। अगर दाव मित्र ये भाई झांग के मित्र हैं तो मैं उसे जाने दूंगा। हाँ, मैं यश मोहन का मित्र हूं, बहुत अच्छा मित्र। जब भाई ये ने रिवर स्टेट में दुकान खोली तो मैं वहां गया था, झांग चेंगफेंग ने निराशा से पुकारा। यश मोहन ने सिर हिलाया। अच्छी शक्ल का क्या बेकार उपयोग। तुम्हारा चेहरा बहुत मोटा है। मैंने अभी अपनी दुकान खोली थी और तुमने मुझसे मुफ्त में एक चेहरा संरक्षण गोली ली। हे, मुझे आभारी होना चाहिए कि तुमने मुझ पर हमला नहीं किया। मैं तुमसे वापस भुगतान करने के लिए भी नहीं कह सकता, है न? बाद में जब बहन ली अपना नवजात आत्मा बना रही थी तो तुमने मुझे कुछ आध्यात्मिक पत्थर उधार भी नहीं देना चाहा। अतः जब लोगों ने मेरी चाइना फार्मास्यूटिकल्स को नष्ट किया तो मैंने तुम्हें मदद करने क्यों नहीं आते देखा। सिटी लॉर्ड झांग, मैं वास्तव में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई कारण नहीं मिल रहा है। झांग चेंगफेंग ने यह सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उसने गाली दी, ये, भले ही मैं मर जाऊं, रिवर स्टेट का झांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वे तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। यश मोहन ने सिर हिलाया। यह झांग चेंगफेंग उसे धमका नहीं रहा था जो उसे मारने वाला था, लेकिन उसने इसके बजाय अपनी नफरत उस पर डाल दी। यह क्या तर्क था? इसके अलावा वह रिवर स्टेट के छोटे झांग परिवार से कैसे डर सकता था? तुम बहुत शोर करते हो। लो यूपिंग की विशाल तलवार नीचे गिरी और झांग चेंगफेंग का सिर काट दिया गया। यश मोहन ने टेलीकिनेटिक रूप से भंडारण अंगूठी पकड़ी। लो यूपिंग ने देखा कि भले ही उसने उस व्यक्ति को मार डाला था, इस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 के साधक ने लूट लेने की हिम्मत की। उसकी अभिव्यक्ति बुरी लग रही थी। उसने यश मोहन पर हमला नहीं किया और न ही कुछ कहा। उसने फिर से फेई सिजियांग को देखा।
फेई सिजियांग ने देखा कि झांग चेंगफेंग मर चुका था और उसका दिल बर्फ ठंडा हो गया। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने यश मोहन को देखा। भाई, ये मैं हिडन स्वॉर्ड संप्रदाय का फेई सिजियांग हूं। अगर तुम मुझे बचाओ तो मैं तुम्हें अपनी जान से चुकाऊंगा। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। यहाँ वास्तव में बहुत सारे परिचित चेहरे हैं। सच कहूं तो मैं बाद में तुम्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन तुम खुद मेरे पास आ गए। मुझे नानशान बाजार में एक पत्थर की स्टूल में रुचि थी, लेकिन इसे अमीर और दम्भी श्री फेई ने खरीद लिया। हे, मुझे धमकी भी दी गई थी, अन्यथा मुझे कैसे पता चलता कि यह तुम थे? फेई सिजियांग। श्री फेई, तुम हो? फेई सिजियांग ने यश मोहन की ओर इशारा किया और उसके हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, कुंजी तुम्हारे पास है। यश मोहन ने एक जंग लगी दिखने वाली तलवार निकाली और कहा, तुम सही हो, लेकिन कोई इनाम नहीं है। वैसे मुझे अपनी भंडारण अंगूठी उधार दो। यश मोहन ने हाथ हिलाया और फेई सिजियांग की उंगली उसकी भंडारण अंगूठी के साथ गिर गई। हालांकि यश मोहन ने इसे बिना देखे अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में फेंक दिया। फेई सिजियांग ने इस हास्यास्पद दृश्य को स्तब्धता से देखा और कुछ देर बाद खुशी से बोला, तो तुम कुंजी वाले व्यक्ति हो। इसका मतलब है कि हम अब प्राचीन खंडहर में जा सकते हैं। फिर लुओ यूपिंग ने अपनी तलवार के एक झटके से फेई सिजियांग का सिर काट दिया, जैसे उसने कुछ महत्वहीन किया हो। लेकिन यश मोहन ने लुओ यूपिंग को शांति से देखा और कहा, तुम गलत हो। मैं खंडहरों में जा सकता हूं, हम नहीं। लुओ यूपिंग स्तब्ध था। फिर उसने यश मोहन को ठंडी नजर से देखा। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम एकमात्र स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 हो। भले ही मैंने कुछ साधनासार इस्तेमाल कर लिया है, एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 के साधक को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर लुओ यूपिंग ने गठन झंडे निकाले और उन्हें फेंकना शुरू कर दिया। वह स्वभाव से सावधान था। भले ही उसे यकीन था कि वह यश मोहन को मार सकता है, वह फिर भी तैयारी करने जा रहा था। वह एक जाल गठन बिछा रहा था। हालांकि यश मोहन बस किनारे खड़ा उसे देखता रहा, जैसे उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। यश मोहन अंदर ही अंदर ठंडा मुस्कुरा रहा था। यह उसकी सामान्य विधि थी और लुओ यूपिंग को अब इसका उपयोग करते देखना मजेदार था। लुओ यूपिंग खुश हुआ क्योंकि उसने गठन झंडे फेंकना जारी रखा और कहा, भाई, अगर हम इस प्राचीन खंडहर पर एक साथ काम करें तो यह अकेले करने से बहुत बेहतर होगा। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें पहले 3 वस्तुएं चुनने दूंगा। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। लुओ यूपिंग दिल का बुरा था। अगर उसने अपना आधा साधनासार इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह पहले ही उस पर हमला कर चुका होता। हालांकि यश मोहन को यकीन था कि वह लुओ यूपिंग को मार सकता है, उसे यकीन नहीं था कि वह घायल नहीं होगा। किसे पता था कि क्या इस आदमी के पास जी जीवान की तरह कोई घातक चाल थी। 10 मिनट बाद लुओ यूपिंग का चेहरा खुशी से भर गया। उसने नियंत्रण गठन झंडा निकाला और उसे फेंक दिया। कमीने, तुम मुझसे लड़ने के लिए बहुत अपरिपक्व हो। कुंजी लाने के लिए धन्यवाद। फिर भी इससे पहले कि उसका गठन झंडा गठन पर गिर पाता, यश मोहन ने उसे पकड़ लिया। जब वह सोच रहा था कि यश मोहन उसके गठन में इतनी आसानी से कैसे घुस गया, उसने यश मोहन को कुछ गठन झंडे निकालते और उन्हें गठन में फेंकते देखा। तुरंत उसका जाल गठन एक रिवर्सर ट्रैप फॉर्मेशन में बदल गया। लुओ यूपिंग अब समझ गया था। इस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 के साधक के गठन कौशल उससे कहीं बेहतर थे। यह कैसे हो सकता था? वह इतना युवा दिखता था। उसे इतनी गठन महारत कैसे मिली? वह 2 सदियों से अधिक समय से गठनों का अध्ययन कर रहा था और वह केवल स्तर 3 पर था। हालांकि इस आदमी ने बस कुछ गठन झंडे फेंककर उसके गठन को उसके खिलाफ कर दिया और उसे इसके बजाय फंसा दिया। स्पष्ट रूप से वह एक स्तर 4 या शायद स्तर 5 का गठन गुरु था। लुओ यूपिंग जल्द ही जाग गया। अब उसे एहसास हो गया था कि यश मोहन ने गठन झंडे बिछाते समय कुछ क्यों नहीं किया था। उसने एक गठन गुरु को एक जाल गठन के साथ फंसाने की कोशिश की थी। लुओ यूपिंग का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे जाने दो।
मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, लो यूपिन ने कहा। हालांकि उसने उसी समय अपनी विशाल तलवार छोड़ दी और एक गहरे और पीले रंग की छाता जैसा जादू उपकरण निकाला। यशमोहन ने लुओ यूपिन की दया की गुहार को नजरअंदाज किया। जैसे ही उसने अपने गठन झंडे फेंके, उसने गठन को सक्रिय कर दिया। एक पीली रोशनी की किरण ने छाता को रोक दिया। लुओ यूपिन जानता था कि अब भीख मांगना व्यर्थ था। उसने अपनी तलवार से यशमोहन के गठन पर चार्ज किया। तलवार ने लगभग गठन की पीली रोशनी की किरण को तोड़ दिया। यशमोहन हिल गया। लो यूपिन गठनों में अच्छा था। उसने अपनी आधी शक्ति का उपयोग किया था, फिर भी उसका वार हर मैदान में स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण के साधक के वार से अधिक शक्तिशाली था। अगर उसने गठन पर कुछ और बार हमला किया तो यह टूट जाता। हालांकि यह इस तथ्य के कारण था कि लुओ यूपिन ने गठन स्थापित किया था और यशमोहन केवल इसका उपयोग कर रहा था, यह अभी भी गठन में उसकी महारत को दर्शाता था। बिना हिचकिचाहट के यशमोहन ने जीजू को छोड़ दिया। इल्यूजन क्लाउड डिवीजन स्ट्राइक ने बैंगनी तलवार किरणों का एक झरना लुओ यूपिन की ओर भेजा। चैप्टर 954 भयानक 6 स्टार हॉल। लुओ यूपिन भी चिंतित था, लेकिन पहले जितना नहीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह गठन उतना मजबूत नहीं था जितना उसने सोचा था। वह इस बात से बहुत चौंक गया था कि यशमोहन ने उसके गठन को इतनी जल्दी अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने सोचा था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने वार के बाद गठन में एक अंतराल देख पाएगा। समय के साथ वह इस गठन को तोड़ने में सक्षम होगा। एक बार जब वह मुक्त हो जाएगा तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह साधक आखिरकार केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 था। वह स्वर्णकोर अवस्था उच्च चरण पर था। भले ही उसने अपना आधा साधना सार इस्तेमाल कर लिया था, यह अभी भी एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 का सामना करने के लिए पर्याप्त था। जब बैंगनी तलवार किरणों का वह कभी न बढ़ने वाला झरना बह गया, हालांकि उसे अंततः एहसास हुआ कि यशमोहन की तलवार तकनीक भी असाधारण थी। इसने उसे फिर से चिंतित कर दिया, जबकि उसने बैंगनी तलवार किरणों को रोकने के लिए अपनी पीली छाता का उपयोग किया। लेकिन जब बैंगनी तलवार किरणों ने उसकी छाता से टक्कर लगाई तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। उसने अपना आधा साधना सार इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन भले ही उसने नहीं किया होता, वह उस स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 के प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर पाता जिसका वह सामना कर रहा था। इससे पहले कि वह बोल पाता, बैंगनी तलवार किरणों ने जाल गठन की मदद से छाता की चमक को पूरी तरह से हावी कर दिया। रिप लुओ यूपिन की छाता फट गई और चिथड़े हो गई। इस बीच वह बैंगनी तलवार किरणों द्वारा उड़ा दिया गया जाल गठन से टकराया। उसने खून के कई मुंह उगले और जमीन पर गिर गया। यशमोहन को सदमे से देखा। उसने दया की भीख मांगना भी भूल गया। उसने अपने सभी वर्षों में कभी भी यशमोहन जितना शक्तिशाली स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 का साधक नहीं देखा था। भले ही वह अपने प्रारंभिक रूप में नहीं था, एक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 के साधक के लिए एक वार में उसकी छाता ढाल को तोड़ना बहुत बेतुका था। यशमोहन ने फिर से जीजू से वार किया। अपनी मृत्यु से पहले लुओ यूपिन कभी विश्वास नहीं करता कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा। लुओ यूपिन की भंडारण अंगूठी लेने के बाद यशमोहन ने शवों को जलाया, इससे पहले कि उसने इस हॉल का फिर से अध्ययन किया। यह हॉल बहुत विशाल था और अंदर कुछ भी नहीं था। अज्ञात सामग्री से बनी दीवार के अलावा जगह में प्रवेश करने के लिए बस वह दरवाजा था। यशमोहन मुड़ा और प्रवेश द्वार पर एक जाल गठन स्थापित करना चाहता था। जब कोई अंदर आए तो यह उसे सचेत करेगा। उसे विश्वास था कि हर समय सावधान रहना आवश्यक है। लेकिन जब यशमोहन मुड़ा तो वह स्तब्ध रह गया। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह चला गया था और अब सिर्फ 6 दीवारें थीं। वह नहीं बता सकता था कि वह किस दिशा से आया था, और जिस बात ने यशमोहन को हिलाया वह यह थी कि रिंक वाली दीवार भी बदल गई लग रही थी। क्या हो रहा था? यशमोहन घबरा गया। वह पूरे समय वहां था और अगर कुछ बदला होता तो उसे तुरंत पता चल जाता। लेकिन रिंक वास्तव में ली स्थान से कान स्थान में बदल गया था। यशमोहन शांत हुआ। चाहे दरवाजा अभी भी वहां हो या नहीं, रिंक का स्थान बदलना बहुत भयानक था।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक चेतना से चारों ओर महसूस किया। प्रवेश द्वार शायद इसलिए गायब हो गया था क्योंकि कुछ तंत्र सक्रिय हो गया था। शायद पूरी जगह घूम रही थी। लेकिन यश मोहन निराश था कि हॉल में घूमने के कोई संकेत नहीं थे। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई। उसे अचानक यह जगह वास्तव में पसंद नहीं आई। यह बहुत भयानक लग रहा थी, इसलिए बिना हिचकिचाहट के उसने तलवार निकाली और रिंग की ओर चला गया। उसके पास कोई निकास नहीं था, दीवारों को तोड़ना असंभव था और वह यहाँ का भाग्य प्राप्त करना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। जब यश मोहन तलवार को रिंग में डालने वाला था, उसे अचानक असहजता महसूस हुई। यह अनुभूति बहुत अजीब थी। यश मोहन अपनी छठी इंद्री पर बहुत भरोसा करता था। क्या वहां कोई छिपा हुआ खतरा था? यश मोहन ने झिझक की और उसने अचानक अचेत रूप से तलवार को दूर ले जाना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह कर पाता, रिंग से एक चूषण बल आया और इसने कुंजी तलवार को निशाना बनाया। तलवार उसके हाथ से उड़ गई और रिंग में कसकर फिसल गई। यश मोहन हिल गया। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन पाया कि अब पूरा हॉल घूमने लगा था। यह तेज और तेज घूमता रहा। अगर यह जारी रहा तो यश मोहन कल्पना कर सकता था कि वह अब केंद्रीय बल से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यश मोहन को इस बिंदु पर एहसास हुआ कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं था। खंडहर लोगों को खोजने और खुदाई करने के लिए होते हैं, न कि उनके द्वारा मारे जाने के लिए। रुको, यश मोहन को अचानक एहसास हुआ कि यह जगह एक गठन जैसी दिखती है। किस प्रकार का गठन इस आकार का था और गठन झंडों का उपयोग नहीं करता था? एक सील। यश मोहन को अचानक एहसास हुआ, यह जगह एक सील थी। जब वह अंदर आया तो हॉल नहीं घूमा। यह एक षटकोणीय हॉल नहीं था। अगर आप ऊपर और नीचे शामिल करें तो यह एक अष्टकोणीय हॉल था। तो अगर यह एक सील थी तो यह क्या सील कर रही थी? यश मोहन ने सोचना जारी नहीं रखा, क्योंकि चाहे जो भी सील किया गया हो, सील को खोलना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चूंकि यह एक सील थी, यश मोहन को भी एहसास हुआ कि तलवार सील को खोलने की कुंजी थी। यह महसूस करते हुए यश मोहन ने गाली दी। उसने तुरंत चक्कर का विरोध करने पर ध्यान केंद्रित किया और तलवार को पकड़कर रिंग पर चार्ज किया। सील अभी तक पूरी तरह से नहीं खुली थी, इसलिए उसे बस कुंजी को दूर ले जाना था। लेकिन जब यश मोहन ने इसे बाहर निकालने के लिए अपने साधना सार का उपयोग किया तो उसने पाया कि तलवार वहां फंसी हुई थी और बिल्कुल नहीं हिल रही थी। यश मोहन को एक ठंडी मुस्कान सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमजोर प्रयास का मजाक उड़ा रहा था। यश मोहन को पसीना आने लगा। उसने अपना सारा साधना सार इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तलवार अभी भी बिल्कुल नहीं हिल रही थी। बिना हिचकिचाहट के उसने वह बर्स्टियन पिल निकाला जो उसके पास था। उसने इसका उपयोग जी जीवान के खिलाफ भी नहीं किया था, लेकिन उसे अब इसका उपयोग करना ही था। उसने इसे रिंग पर फेंका और उसी समय सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में चला गया। गड़गड़ाहट। एक विशाल विस्फोट सुनाई दिया और पूरा हॉल हिल गया। विस्फोटक शक्ति उस गठन से अधिक मजबूत थी जिसका उपयोग लो यूपिंग और साथियों ने किया था। यह एक नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ के वार के समान था। हॉल एक पल के लिए रुका हुआ लग रहा था, इससे पहले कि यह फिर से घूमना शुरू कर दे। विस्फोट समाप्त होने से पहले यश मोहन सुनहरे पृष्ठ की दुनिया से बाहर आया। हिंसक संघात अभी तक गायब नहीं हुआ था क्योंकि इसने यश मोहन के कपड़े फाड़ दिए, लेकिन उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके पास केवल एक बर्स्टियन पिल थी, वह प्रभाव समाप्त होने के बाद बाहर नहीं आ सकता था। यश मोहन के बाहर आने के बाद उसने पहली चीज जो की वह थी सार रक्त थूकना। उसने अपना सार रक्त जलाना शुरू कर दिया और फिर अपना हाथ रिंग में डाला और तलवार को पकड़ा, उसे अपने सारे साधना सार के साथ खींचा। बर्स्टियन पिल के प्रभाव के तहत कुंजी ढीली हो गई और इस पकड़ के बाद यह वास्तव में बाहर निकल गई। शक्तिशाली चूषण बल फिर से आया। यश मोहन ने तलवार को कसकर पकड़ा और तुरंत इसे सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में भेज दिया। वह जानता था कि भले ही उसने इसे अपनी भंडारण अंगूठी में रखा, यह अभी भी बाहर बुलाया जा सकता था।
अंततः हॉल हिला और धीमा होने लगा जब तक कि यह पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। यश मोहन ने राहत की सांस छोड़ी और शक्तिहीन महसूस करते हुए जमीन पर गिर गया। चैप्टर 955 एक दूसरे को ठगना। जब यश मोहन बैठा, उसने हॉल को एक बहुत क्रोधित ऊर्जा से भरते महसूस किया। बच्चे, तुमने खंडहर की कुंजी कहाँ रखी? जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। यश मोहन ने एक और भी अधिक क्रोधित आवाज सुनी। आवाज धातुओं के घर्षण की आवाज की तरह थी। यह सुनकर यश मोहन ने राहत की सांस ली। यह जगह वास्तव में एक सील थी। यश मोहन न तो उस आदमी को देख सकता था और न ही उसकी शक्ति, लेकिन वह उसके क्रोध को महसूस कर सकता था और वह इस व्यक्ति के लिए एक तुच्छ कीड़ा कैसे था। उसने राहत की सांस लेने का कारण यह था कि उसे यकीन था कि उस व्यक्ति को अभी तक रिहा नहीं किया गया था। अगर उसे कर दिया गया होता तो वह अब तक मर चुका होता। यश मोहन ने एक जीवनसार गोली ली और उठ खड़ा हुआ। चूंकि यह एक खंडहर है, मुझे यहाँ कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा? क्या खंडहरों में आमतौर पर बहुत सारे खजाने नहीं होते? मैं बस एक खाली हॉल क्यों देख रहा हूँ? आवाज ने ठंडा मुस्कुराया। अक्खड़ बच्चे, अगर तुम कुंजी को वापस रिंक में रख दो तो खंडहर खुल जाएगा और तुम खजाना देखोगे। तुमने अभी तक खंडहर नहीं खोला है, तुम कैसे कोई खजाना देख सकते हो? यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। यह जगह स्पष्ट रूप से एक सील थी, लेकिन यह आदमी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह एक प्राचीन खंडहर है। हालांकि यश मोहन को ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। उसे अब सबसे अधिक एक निकास की आवश्यकता थी, न कि तर्कों के माध्यम से उस आदमी को चुप कराने की। जब तक मुझे खजाना नहीं दिखता, मुझे विश्वास नहीं होगा कि यह जगह एक खंडहर है, यश मोहन ने कहा और उठा षटकोणीय हॉल में घूमने लगा। आवाज को एहसास हुआ कि यश मोहन उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह पहले जितना क्रोधित नहीं था और बोला, तुम क्या खजाना चाहते हो? उसका स्वर अभी भी थोड़ा तीखा था। यश मोहन ने यह सुना और सोचा, किसे पता था कि किसने कुंजी छोड़ी थी और उसे यहाँ आने के लिए धोखा दिया था ताकि वह लगभग सील खोलकर अपनी जान गंवा दे। फिर भी इस आदमी के स्वर से शायद वह उससे कुछ प्राप्त कर सकता था। यह सोचकर यश मोहन ने कहा, काश साधना की गति बढ़ाने का कोई तरीका होता। ओह, यह बहुत अच्छा होता अगर कोई भागने की साधना विधि होती। अगर मैं अपने दुश्मन को नहीं हरा सकता तो मैं किसी भी समय भाग सकता हूं। आवाज ने ठंडा मुस्कुराया। ये चीजें खंडहर में कचरे की तरह बिखरी पड़ी हैं। जब तक तुम इसे खोलोगे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। यश मोहन उत्तर देने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह बस हॉल में बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा। कुछ देर बाद यश मोहन ने एक ताली सुनी। दो चीजें हॉल के एक कोने में गिर गईं। यश मोहन ने उन्हें टेलीकिनेटिक रूप से पकड़ा और देखा। यह एक 5 एलिमेंट मोबिलिटी साधना विधि थी। यह स्वर्ग स्तर 5 पर थी। यश मोहन ने गोलियों की बोतल भी खोली, जिसमें से एक सुखद सुगंध निकली। स्पष्ट रूप से यह किसी प्रकार की बहुत उच्चस्तरीय गोली थी। यश मोहन यह भी नहीं पहचान सका कि यह किस प्रकार की गोली थी। फिर यश मोहन ने वह आवाज फिर से सुनी। यह एक स्वर्ग स्तर 5 की 5 एलिमेंट मोबिलिटी विधि है, लेकिन यह खंडहर के अंदर काफी सामान्य है। गोली को हेवन एसेंशन पिल कहा जाता है। यह तुम्हें एक स्तर ऊपर पहुंचने में मदद कर सकती है। बोतल तुम्हें आधे साल में स्वर्ण कोर अवस्था चरम चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। यश मोहन आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इतनी शक्तिशाली गोलियां होंगी। भले ही वह ब्लू वेन पिल ले और हर दिन स्पिरिट मैरो तालाब में बैठे, वह आधे साल में स्वर्ण कोर अवस्था चरम चरण तक नहीं पहुंच पाता। हेवन एसेंशन पिल वास्तव में शक्तिशाली थी। यश मोहन ने गोली के प्रभाव पर संदेह नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यह गोली लेगा। भले ही वह इस प्रकार की गोली का उपयोग करने वाला था, यह तब होगा जब उसने इसे खुद बनाया हो। किसे पता था कि इस आदमी ने उसे जो गोलियां दी उनमें कुछ गड़बड़ थी या नहीं। हालांकि यश मोहन को 5 एलिमेंट मोबिलिटी साधना विधि बहुत पसंद आई।
यश मोहन ने गोलियां और साधना विधि को दूर रखा और अंततः थोड़ा बेहतर महसूस किया। यह देखकर कि यश मोहन के अभी भी कुंजी निकालने का कोई इरादा नहीं था, आवाज ने कुछ देर बाद अधीरता से कहा, तुमने अभी तक खंडहर क्यों नहीं खोला? यश मोहन ने चारों ओर देखा और कहा, काश एक उड़ान साधना उपकरण होता। क्या खंडहर में वह है? यश मोहन सबसे अधिक एक मध्य श्रेणी के उड़ान आध्यात्मिक उपकरण की कामना करता था। हालांकि अगर वह एक साधना उपकरण प्राप्त कर सकता था तो वह एक आध्यात्मिक उपकरण के साथ क्यों समझौता करेगा? आवाज ने तिरस्कार से कहा, एक उड़ान साधना उपकरण कुछ भी नहीं है, खंडहर में इसकी बहुतायत है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें खंडहर खोलने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खोलो क्योंकि मुझे अंदर से कुछ चाहिए। यह एक स्तर 9 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, इसे इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर कहा जाता है। अंदर बहुत सारे इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर हैं, मुझे बस एक चाहिए। हालांकि मैं खंडहर में हूं, मैं केवल एक आध्यात्मिक शरीर हूं, मैं इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर के करीब नहीं जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें बस इसे प्राप्त करने के बाद मुझे एक देना है। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। इस व्यक्ति के शब्द सच और झूठ का मिश्रण थे। हालांकि यश मोहन बता सकता था कि इस व्यक्ति को एहसास हो गया था कि उसके पास एक दुर्लभ अग्नि है और वह एक गोली गुरु था, इसीलिए उसने ऐसी बातें कहीं। इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर को एक स्तर 9 की आध्यात्मिक जड़ी बूटी कहा जाता था, लेकिन यह लंबे समय से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के दायरे को पार कर चुकी थी, इसे अमर जड़ी बूटी कहा जा सकता था। यह एक खजाना था जिसे साधना क्षेत्र में हर कोई चाहता था। इसकी सबसे बड़ी शक्ति एक शरीर बनाना था। एक भूत साधक या एक आध्यात्मिक शरीर इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर के माध्यम से अपने लिए सही शरीर बना सकता था। भले ही कोई भूत साधक न हो, इस फूल के साथ उनके पास एक नया शरीर बनाने का मौका था। इस जड़ी बूटी के बारे में किंवदंतियों में बात की जाती थी। वह जानता था कि साधना क्षेत्र में किसी ने भी इसे कभी नहीं पाया था। हालांकि अगर एक आध्यात्मिक शरीर बहुत कमजोर था और उसके पास एक भूत कोर नहीं था, तो यह इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर के करीब नहीं जा पाता। अगर वे इसके करीब गए तो वे तुरंत निगल लिए जाते। वे केवल एक इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर का उपयोग कर सकते था जो पहले ही तोड़ा जा चुका था। यश मोहन बता सकता था कि इस आदमी ने ऐसा कहने का कारण यह था कि वह उसे यह सोचने दे कि वह भूत साधना के मामले में स्वर्णकोर अवस्था तक नहीं पहुंचा था। इस प्रकार वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चाहे कुछ भी हो, यश मोहन को इस आदमी पर विश्वास नहीं था और वह वैसा करने वाला नहीं था जैसा उसने कहा। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक एक भूत कोर नहीं बनाया है? यश मोहन ने जानबूझकर पूछा। आवाज ने झिझक दिखाई और फिर कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ और दशकों में मैं निश्चित रूप से एक भूत कोर बना लूंगा। केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। यश मोहन ने सिर हिलाया। असल में मुझे इम्मोर्टल कर्ल फ्लावर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी रुचि एक उड़ान साधना उपकरण है। इस समय आवाज के पीछे की इकाई को स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि यश मोहन झूठ बोल रहा था। उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह एक चाल थी। उसे संदेह भी था कि यश मोहन बता सकता था कि यह जगह एक सील थी, अन्यथा वह कुंजी को बाहर निकालने के लिए इतने सारे प्रयास क्यों करता। हालांकि यश मोहन अब उसकी एकमात्र आशा था, इसलिए भले ही वह जानता था कि यश मोहन उसे ठग रहा था, वह केवल इतना कह सकता था, देखो यह स्तर 10 का 9 फेदर्स गोल्डन पर्च है। इस प्रकार का पंख चरम स्तरीय साधना उपकरण भी बना सकता है। मेरी शक्ति सीमित है, इसलिए मैं कुछ साधना उपकरणों को स्थानांतरित नहीं कर सकता। यश मोहन ने तुरंत इसे पकड़ लिया। वह बस नीले पंख को देखकर खुशी से भर गया था। यह पंख अपने आप में किसी भी शीर्षस्तरीय साधना उपकरण से कम मूल्यवान नहीं था। पंख द्वारा उत्सर्जित मजबूत शक्ति ने यश मोहन को भी चौंका दिया। यश मोहन ने पंख को एक जेड बॉक्स में रखा और इसे अपनी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में भेज दिया। यह देखकर कि यश मोहन उसे फिर से नजरअंदाज कर रहा था, आवाज ने अपना क्रोध प्रकट किया और कहा, अब क्या तुम खंडहर खोलोगे या नहीं?
अगर वहां कुछ और चरम स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर हैं तो मुझे वास्तव में रुचि होगी। क्या अंदर कुछ हैं? यश मोहन ने अचानक उत्साह से अपने हाथ ताली बजाई। कीड़ा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? आवाज अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। यश मोहन ने यह सुना और महसूस किया कि वह इस आदमी से और कुछ नहीं निकाल सकता। इसलिए उसने भी ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम एक भूत हो? एक भूत जो देख सकता है कि मेरे शरीर के अंदर एक दुर्लभ अग्नि है। मैंने वह कब देखा? आवाज ने अचेत रूप से उत्तर दिया। तो तुम कैसे जानते हो कि मैं एक गोली गुरु हूं? यश मोहन ने जल्दी से पूछा। आवाज को याद नहीं था कि उसने यश मोहन को गोली गुरु कब कहा था। वह रुका और फिर उसे एहसास हुआ कि यश मोहन उसे ठग रहा था। स्पष्ट रूप से यश मोहन को एहसास हो गया था कि उसने इमोर्टल कर्ल फ्लावर का उल्लेख करने के बाद वह देख सकता था कि उसके पास एक दुर्लभ अग्नि है। इतनी सूक्ष्म सोच प्रक्रिया। आवाज ने असहायता से कहा, तुम सही हो। मुझे इमोर्टल कर्ल फ्लावर का उल्लेख नहीं करना चाहिए था। यश मोहन ठंडा मुस्कुराया। भले ही तुमने इमोर्टल कर्ल फ्लावर के बारे में बात नहीं की होती, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए सील नहीं तोड़ता। एक खंडहर। तुम दूसरे लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। चैप्टर 956 मुक्त होना। यश मोहन के ऐसा कहने के बाद आवाज बहुत ठंडी हो गई। तो इसका मतलब है कि तुम इस पूरे समय मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे, फिर भी अब तुम खंडहर खोलने की योजना नहीं बना रहे हो। यह सिर्फ 2 वाक्य थे, लेकिन यश मोहन ने लगभग खुद को कांपते महसूस किया। कितनी मजबूत शक्ति! लेकिन यश मोहन ने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। तुम्हें धोखा दूं? अपने आप को इतना दयनीय मत बनाओ। मुझे घृणा होती है। तुम लगातार कह रहे थे कि यह एक खंडहर है। तुमने कभी नहीं कहा कि यह एक सील थी। शुरू से अंत तक तुम सोच रहे थे कि मुझे सील खोलने के लिए कैसे धोखा दिया जाए। जहां तक इन चीजों की बात है, मैंने उन्हें यहां पाया। मैंने तुमसे उनके बारे में कभी नहीं पूछा। यह तुम्हें धोखा देना कैसे है? आवाज के मालिक के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यश मोहन ने वास्तव में उससे कभी नहीं पूछा था। उसने बस कहा था कि अगर उसके पास वे होते तो बहुत अच्छा होता। आवाज के मालिक को बस इसका एहसास नहीं हुआ था। आवाज ने इस समस्या के बारे में बहस करना जारी नहीं रखा। वह हंसा, मेरी सील खोलो और मैं कसम खा सकता हूं कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हें बाहर जाने दूंगा। मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और यहां बहुत सारे खजाने हैं। मैं यह सब तुम्हें दे सकता हूं। अगर तुम इसे नहीं खोलना चाहते तो कुछ और वर्षों के बाद मैं अभी भी सील को खुद खोलने में सक्षम हो जाऊंगा। तब तक तुम पहला व्यक्ति होगे जिसे मैं मारना चाहूंगा। इसके अलावा भले ही तुम सील न खोलो, क्या तुम सोचते हो कि तुम बस निकल सकते हो? यह एक 8 गेट स्पिरिट लॉकिंग फॉर्मेशन है। जब तक तुम्हारे पास पहले वाले व्यक्ति की तरह एक स्तर 8 का टेलीपोर्टेशन रून नहीं है, तुम यहां मेरी तरह फंसे रहोगे। यश मोहन अभी भी पूछना चाहता था कि इस आदमी को यहां किसने फंसाया था और कुंजी बाहरी दुनिया में क्यों होगी, लेकिन वह सुनने के बाद उसने रुचि खो दी। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह पूछना नहीं था, बल्कि बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसके पास स्तर 8 का टेलीपोर्टेशन रून नहीं था, लेकिन यश मोहन को उसके आखिरी वाक्य पर विश्वास नहीं था। वह अधिकतम सील के बाहर फंसा हुआ था। यह सील के अंदर फंसे होने से पूरी तरह से अलग था। अगर यह वास्तव में सील के अंदर होता तो उसे यकीन था कि पहले वाली महिला भी नहीं निकल पाती। यश मोहन को फिर से नजरअंदाज करते देख आवाज ने और अधिक बातें कहीं, लेकिन यश मोहन ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। अतः आवाज ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मालिक सोचने लगा था कि वह कुंजी को अब क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बाद यश मोहन अभी भी बिना किसी प्रगति के हॉल में घूम रहा था। इस समय वह वास्तव में थोड़ा निराश हो रहा था और अंततः वह बस बैठ गया। वह जानता था कि अगर वह ऐसे ही घूमता रहा तो इससे उसे बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। यश मोहन ने रिंग को घूरा।
उसे यकीन था कि यह इसलिए स्थान नहीं बदलता था क्योंकि यह दीवार के एक अलग चेहरे पर बदल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि हॉल घूम रहा था। जब वह पहली बार अंदर आया तो वह रिंक वाली दीवार की ओर था। जब तक उसे रिंक वाली दीवार मिल जाती, उसे प्रवेश द्वार मिल जाता। यश मोहन बैठ गया और जांच करने लगा कि दरवाजे वाली दीवार अचानक कैसे गायब हो सकती थी। यश मोहन ने सोचा कि दरवाजा छिपाने वाला कोई गुप्त गठन हो सकता है, लेकिन यश मोहन द्वारा हर उस तरीके का उपयोग करने के बाद जिसके बारे में वह सोच सकता था, उसे अभी भी कोई गुप्त गठन नहीं मिला। स्पेस फॉर्मेशन दरवाजा। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, ये शब्द उसके दिमाग में आए। वह एक स्पेस फॉर्मेशन दरवाजे के माध्यम से आया था। क्या प्रवेश द्वार भी एक स्पेस फॉर्मेशन दरवाजा होगा? यह सोचकर यश मोहन का दिल धंस गया। स्पेस फॉर्मेशन दरवाजों के कई प्रकार थे और हालांकि यश मोहन उनमें से कोई भी नहीं बिछा सकता था, वह जानता था कि एक को सक्रिय करने के लिए शर्तें थीं। अगर यह वास्तव में एक स्पेस फॉर्मेशन दरवाजा था, तो वह वास्तव में बाहर नहीं जा सकता था। जब तक वह एक दिन खुद एक स्पेस फॉर्मेशन दरवाजा बनाने के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, वह इस अष्टकोणीय हॉल के स्पेस फॉर्मेशन दरवाजे के माध्यम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ और दिन बीत गए और यश मोहन को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह वहां फंसकर बहुत चिंतित था। आवाज को लग रहा था कि वह जानता है कि यश मोहन उससे बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने कभी बात नहीं की, जैसे वह यश मोहन के हार का अनुभव करने के बाद उससे मदद मांगने का इंतजार कर रहा था। 9वें दिन यश मोहन ने अपनी निराशा में थ्री आइड पर्पल फ्रॉग से प्राप्त आधी आंख निकाली और उसे आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। आधे दिन बाद आंख कुछ भी नहीं हो गई और कुछ सरल आध्यात्मिक चेतना शोधन और बुनियादी हमले के साधन यश मोहन के दिमाग में दिखाई दिए। यश मोहन खुश हुआ और बाहर जाने के बारे में भी भूल गया। एक आध्यात्मिक चेतना हमला आवाज ने सुनाई दी। 3 बर्थ चैंट की साधना करने के बाद वह संकेतों की थोड़ी सी मात्रा के साथ इसे सीख सकता था और उन संकेतों के आधार पर अपनी खुद की साधना विधि बना सकता था। आध्यात्मिक चेतना हमला अलग नहीं था। जब यश मोहन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने महसूस किया कि हालांकि उसकी आध्यात्मिक चेतना मजबूत नहीं हुई थी, यह अधिक परिष्कृत थी। वह अब प्रतिद्वंद्वी को स्तब्ध करने के लिए एक सरल आध्यात्मिक चेतना हमला भी कर सकता था। जब यश मोहन ने एक दीवार पर अपना आध्यात्मिक चेतना हमला आजमाया, तो एक विशाल दरवाजा अचानक दिखाई दिया। यश मोहन खुश हुआ और साथ ही घबरा भी गया। कोई रास्ता नहीं, क्या उसका आध्यात्मिक चेतना हमला इतना मजबूत था? उसने अभी इसे सीखना शुरू किया था। लेकिन जल्द ही यश मोहन समझ गया कि क्या हो रहा था। कोई और आ रहा था। किसी के प्रकट होने से पहले ही यश मोहन शक्ति की तरंगों से समझ गया कि कम से कम 3 नवजात आत्मा अवस्था के साधक आ रहे थे। दरवाजा खुल गया था और वे अभी तक अंदर नहीं आए थे, इसलिए एक पल भी बर्बाद किए बिना यश मोहन पहले दरवाजे से बाहर निकला और दरवाजे के किनारे रहा। हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भले ही वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, वह बाहर निकलने की कोशिश करने वाला था। अगर वह नहीं निकला तो वह अंदर आने वालों द्वारा मारा जाएगा। जैसे ही यश मोहन ने हॉल छोड़ा, उसने उस आवाज का उग्र क्रोध सुना, लेकिन जल्द ही वह इसे नहीं सुन सका। वह जानता था कि आवाज क्यों क्रोधित थी। यश मोहन ने कुंजी ले ली थी। यश मोहन अपनी छिपने की साधना विधि में बहुत आश्वस्त था, लेकिन वह नवजात आत्मा अवस्था के साधकों के खिलाफ बहुत निश्चित नहीं था। उसने सड़क के किनारे एक चट्टान की तरह अभिनय किया जो कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहा था। लेकिन यश मोहन जानता था कि अगर नवजात आत्मा अवस्था के साधक लगातार अपनी आध्यात्मिक चेतना को उस पर बनाए रखते, तो वह चाहे कुछ भी करे, पकड़ा जाता। इस प्रकार उसने केवल दरवाजे से दूर नहीं, एक जगह छिपने की हिम्मत की ताकि साधक दरवाजा देखें और उसे नजरअंदाज कर दें। उसने अभी तक सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में छिपने की हिम्मत नहीं की थी। वह इसका रंग नहीं बदल सकता था, इसलिए अगर हवा में अचानक एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी तो यह उनके द्वारा पाया जा सकता था। यहाँ एक दरवाजा है। ऐसा लगता है कि सिजियांग यहाँ से अंदर गया। दूर से एक धीमी आवाज आई। ऐसा लगता था कि ये लोग फेई सिजियांग को खोजने आए थे।
एक संप्रदाय होना वास्तव में अच्छा था। 4 लोग आए थे और उनमें से 3 जल्दी से दरवाजे से गुजर गए। आखिरी व्यक्ति लगभग अंदर जाने ही वाला था जब यश मोहन ने स्पष्ट रूप से उसे हिचकिचाते पीछे हटने के बारे में सोचते महसूस किया, लेकिन अंततः उसने नहीं किया। यश मोहन तब खुद को नहीं रोक सका और सीढ़ियों से ऊपर बाहर की ओर भागा। क्या कुछ गड़बड़ थी? उनमें से एक ने ध्यान दिया और पूछा। आखिरी साधक ने भौहें चढ़ाई और कहा, यहाँ कुछ अजीब है, तो चलो पहले वापस बाहर चलते हैं। जब मैं पहली बार अंदर आया तो मुझे लगा जैसे मैंने दरवाजे के पास किसी को छिपते महसूस किया, लेकिन जब मैं जांच करना चाहता था तो मैं पहले अचेत रूप से अंदर आ गया। कोई जो हमसे भी छिप सकता है। क्या वह भी एक नवजात आत्मा अवस्था का साधक है? शायद हमसे भी अधिक मजबूत, पार्टी में से एक ने कहा। आखिरी साधक ने सिर हिलाया। वह शायद हम जितना मजबूत न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से नवजात आत्मा अवस्था पर होगा, अन्यथा हम कैसे धोखा खा सकते थे? मैं वापस जाकर जांच करूंगा। हम जैसे ही तीनों मुड़े, उन्होंने देखा कि उनके पीछे का दरवाजा गायब हो गया था। यह जगह बहुत खतरनाक है, आखिरी साधक ने कहा। चैप्टर 957, साउथ पीस राज्य की ब्लैक आइस माउंटेन। यश मोहन जितनी जल्दी हो सके स्पेस फॉर्मेशन दरवाजे और गुप्त गठन के माध्यम से बाहर निकला। वह बिना मुड़ने की हिम्मत भी किए जीजू पर चढ़ गया। वह अपने साथ एक बैंगनी किरण लेकर ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला के आकाश में चिल्लाता हुआ गुजरा। वह अब कम प्रोफाइल रखने की परवाह नहीं कर सकता था। अगर वह ऑल हर्ब्स पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल गया तो यह सफलता होगी। लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर 4 राज्य थे और प्रत्येक महाद्वीप असीम था। हालांकि उन सभी को एक साथ रखने पर भी हार्टलेस सागर के आकार के करीब नहीं थे। साउथ पीस राज्य लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर सबसे अच्छा साधना स्थल था। ब्लैक आइस संप्रदाय वहां के नौतारा संप्रदायों में से एक था, जो प्रसिद्ध ब्लैक आइस माउंटेन पर स्थित था। ऐसा कहा जाता था कि संप्रदाय 1 लाख साल से भी पहले बनाया गया था। यह हमेशा नौतारा संप्रदायों में शीर्ष 3 में रहा था। पिछले सहस्राब्दी में ब्लैक आइस संप्रदाय अब उतना गौरवशाली नहीं था जितना पहले था और यह नौतारा संप्रदायों में सबसे नीचे था। यहां तक कि इसकी नौतारा श्रेणी भी खतरे में थी। फिर भी हाल ही में उन्होंने कुछ प्रतिभाशाली शिष्य प्राप्त किए थे। ये सभी संकेत दिखा रहे थे कि ब्लैक आइस संप्रदाय फिर से उठकर शीर्ष 3 में पहुंचने में सक्षम लग रहा था। ब्लैक आइस माउंटेन के चारों ओर 10,000 किलोमीटर के दायरे में एक मुख्य चोटी, 18 पार्श्व चोटियां और 108 सहायक चोटियां थीं। मुख्य चोटी ब्लैक आइस पीक थी, जहां संप्रदाय का मूल था। सत्य साक्षात्कार अवस्था के साधक एकमात्र ऐसे लोग थे जो पार्श्व चोटियों पर रह सकते थे, लेकिन यह भी बदल गया था। अब संप्रदाय में केवल एक सत्य साक्षात्कार अवस्था का साधक था। इसलिए जो कॉलेड्रन फिलिंग अवस्था तक पहुंच गए वे पार्श्व चोटियों पर रह सकते थे। कॉलेड्रन फिलिंग अवस्था से ऊपर वाले संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग थे। जहां तक सहायक चोटियों की बात है, उन्हें आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों और कुछ प्रबंधकों के साथ साथ उन साधकों के लिए समायोजित किया गया था जिन्होंने संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन चोटियों के अलावा ब्लैक आइस माउंटेन पर अनगिनत छोटी चोटियां थीं। ये उत्कृष्ट संप्रदाय सदस्यों को पुरस्कृत की जाती थीं। वहां के सभी साधकों के लिए उनकी सबसे बड़ी इच्छा 18 पार्श्व चोटी नेताओं में से एक के अधीन अध्ययन करना और एक मुख्य शिष्य बनना था। केवल तभी वे वहां रह सकते थे। हालांकि अधिकांश संप्रदाय सदस्य 108 सहायक चोटियों में भी नहीं जा पाते थे। ब्लैक वाइंड पीक भी 18 पार्श्व चोटियों में से एक थी। इस चोटी का नेता संप्रदाय के कॉलेड्रन फिलिंग अवस्था के बड़े बुजुर्गों में से एक था, फान लियांजू। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत घनी थी और आध्यात्मिक संग्रह गठन के नीचे एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक श्रेणी थी। इस चोटी पर एक कमरे से एक अद्वितीय सुंदरता वाली महिला बाहर चली गई। उसकी निराश आंखों में कुछ खुशी थी। बहन सुसु, क्या तुम स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंच गई हो? एक और सुंदर महिला पास के घर से बाहर आई और उत्साह से बोली। हाँ बेवेई, तुम भी स्वर्णकोर अवस्था के करीब हो।
उम्मीद है एक दिन हम हार्टलेस सागर को पार करके ईस्ट ब्लैक राज्य जा पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या तुम्हारा भाई वहां है, सुसु ने उत्तर दिया। बेवेई ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी अपने भाई की याद आती है। हम 5 के रूप में एक साथ आए थे, लेकिन अब हम 3 अलग अलग संप्रदायों में चले गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि बहन किंगक्स्यू, जी और लुओ फेई कैसी हैं। स्पष्ट रूप से वे नहीं जानती थीं कि यश मोहन नॉर्थ फार राज्य में था। इसलिए लावण्या, जिसने अपनी यादें वापस पा ली थीं, का मानना था कि यश मोहन ईस्ट ब्लैक राज्य चला गया था। वे यश मोहन को खोजने के लिए हार्टलेस सागर को पार करना चाहती थीं। हालांकि शरीर संघनन अवस्था से ऊपर की शक्ति के बिना यह एक मजाक था। यह सुनकर लावण्या की स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचने की खुशी गायब हो गई। जब तक वे हर दिन बिना रुके साधना करते तब तक ठीक था। हालांकि एक बार जब वे रुक गईं, तो वह जलती हुई लालसा उनके दिल को चीर देती थी। लावण्या ने बेवेई को नहीं बताया कि यश मोहन की प्रतिभा औसत थी। कुछ दशकों में वे शायद अभी भी यश मोहन को नहीं खोज पाती, भले ही वे कॉलड्रन फिलिंग अवस्था तक पहुंच जाएं। इसके अलावा लावण्या चिंतित थी कि यश मोहन लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर बिल्कुल भी नहीं आया था। अगर ऐसा था तो वे यश मोहन को कभी नहीं देख पाएंगी। वह जानती थी कि वे वहां आना एक संयोग था। अगर वे वापस जाना चाहती थीं, तो यह असंभव होता जब तक कि उनके पास विश्वप्रभुत्व वाली शक्ति न हो। उस प्रकार की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जो साधना क्षेत्र के साधकों द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। अगर वह चुन सकती तो लावण्या पृथ्वी पर वापस जाना और लौकिक चंद्रभूमि शहर में यश मोहन के साथ रहना पसंद करती। उसकी नजर में यश मोहन के बिना हजारों साल जीना औसत था। वह यश मोहन के साथ कुछ दशक जीना पसंद करेगी। तांग बेवेई भी चिंतित थी कि उसका भाई वहां नहीं आया है, लेकिन उसने यह जोर से नहीं कहा। अगर उन्होंने इसे जोर से कहा तो वे आशा खो देंगी और साधना करना बंद कर देंगी। बहन सुसु, हम इस बार डेजर्ट प्लेन हर्ब वैली में नहीं गए क्योंकि हमारी शक्ति बहुत कम थी। क्या हम अगले अप्रैल में साउथ पीस शहर की साधक बैठक में जा रहे हैं? तांग बेवेई ने विषय बदल दिया। लावण्या होश में आई और सिर हिलाया। हम जैसे मुख्य शिष्यों को एक निश्चित स्तर की शक्ति के बिना संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं है। किंगक्स्यू शायद अगले साल बैठक में जाएगी। अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे को देखें। बहन सुसु, आखिरी बार जब मैं ट्रेजर टॉवर गई थी तो मैंने कुछ सुना। उस नौतारा इन्फिनिटी संप्रदाय की मुख्य शिष्या वेन कई ने कहा कि वह स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचने के बाद तुम्हें चुनौती देगी। अगर हम अगले साल साउथ पीस शहर जाते हैं तो क्या हम वहां उससे मिलेंगी? वह स्वर्णकोर अवस्था हॉल ऑफ फेम में नंबर 1 है, तांग बेवेई ने चिंतित होकर पूछा। लावण्या ने तांग बेवेई को उलझन में देखा। मैं उसे नहीं जानती, वह मुझे क्यों चुनौती दे रही है? मुझे लड़ने में कोई रुचि नहीं है। अगर वह सोचती है कि वह मजबूत है तो मैं असहमत नहीं होंगी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? तांग बेवेई ने सिर हिलाया। यह वैसा नहीं है। तुम और वह दोनों साउथ पीस राज्य की पहली सुंदरियां हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को वह पसंद करती है वह इन्फिनिटी संप्रदाय का युआन गुआननान है, लेकिन जिस व्यक्ति को वह पसंद करता है वह उसे नहीं है। उस युआन गुआननान ने कहा कि नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के बाद वह आकर हमें प्रस्ताव देगा। युआन गुआननान वेन कई को हमारे आने से पहले बहुत पसंद करता था, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद। लावण्या ने शांति से कहा, मैं खुद की तुलना उससे नहीं कर रही हूँ। मेरे पास एक पति है, वह जिसे चाहे पसंद कर सकती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तांग बेवेई ने सिर हिलाया। हाँ, वह साउथ पीस राज्य में सबसे सुंदर है, फिर भी वह इतनी उबी हुई है। मैंने सुना है कि उसके संप्रदाय में एक डोंग तियानयान है जो उसे पसंद करता है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती। मुझे सच में आश्चर्य है कि वह युआन गुआननान कौन है, वह उसे इतना प्यार कैसे कर सकती है। बेवेई, चलो ऐसी बातों की परवाह न करें। हमें साधना पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यह हमारा घर नहीं है, लावण्या ने कहा।
मुझे पता है, बहन तांग बेवेई ने अपनी जीभ बाहर निकाली। नॉर्थ फार राज्य का जियांग चुआन शहर ब्रोकन लीफ शहर जितना आबाद था। साधक और नश्वर एक दूसरे के बीच रहते थे। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा शुष्क थी और पास में ज्यादा साधना संसाधन नहीं थे। यह हार्टलेस सागर से भी बहुत दूर था, इसलिए वहां साधक कम थे और कोई उच्चस्तरीय साधक नहीं था। वहां उच्चतम स्तर केवल आधार स्थापना अवस्था पर था। कभी कभार स्वर्णकोर अवस्था के राहगीर होते थे। यहां तक कि वहां का सिटी लॉर्ड भी केवल एक मार्शल कलाकार था। उच्च शक्ति वाले लोग वहां नहीं रहते थे। वे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगह पर जाते थे। जब यश मोहन वहां पहुंचा तो उसे ऑल हर्ब्स घाटी से भागने के 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों के दौरान यश मोहन 15 शहरों और 4 छोटे देशों में गया था। कुछ साधना शहर थे और कुछ सिर्फ नश्वर शहर। यश मोहन ने घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय के साधकों के साथ साथ उन काले और सफेद आधेगोली राजाओं से बचने की कोशिश की। उसने दूरस्थ स्थानों को चुना। यश मोहन अभी भी 9 ट्रांसफॉर्मेशन पहने हुए था। चैप्टर 958 चिंतित। यश मोहन को इतना समय लगने का कारण आंशिक रूप से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना था, लेकिन इससे भी अधिक क्योंकि वह हेवन एसेंशन पिल का अध्ययन कर रहा था। उसने इसे लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर वह इसे खुद बना सकता तो वह निश्चित रूप से इसे खाने की हिम्मत करता। भले ही उसने इसे अध्ययन करने में 1 साल और अपना स्तर बढ़ाने में 6 महीने बिताए, उसे लगा कि यह इसके लायक होगा क्योंकि इसके बिना उसे अन्य संसाधनों के साथ स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण तक पहुंचने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। अगर उसके पास गोलियां या कोई विशेष संसाधन नहीं होते तो वह 5 या 6 दशकों के बाद भी स्वर्णकोर अवस्था चरम चरण तक नहीं पहुंच पाता। सौभाग्य से यश मोहन ने पिछले 3 महीनों को बर्बाद नहीं किया। हालांकि उसने अभी तक गोली को डिकोड नहीं किया था, उसे कुछ मिला और वह कम से कम 2 सामग्रियों को जानता था। जिस बात ने यश मोहन को विशेष रूप से खुश किया वह यह था कि उसके आध्यात्मिक चेतना हमले ने एक बुनियादी मॉडल बना लिया था। उसने अपने आध्यात्मिक चेतना हमले का नाम पर्पल आई सोल सेवर रखा। यश मोहन ने इसे 7 स्तरों में विभाजित किया। पहले स्तर ने यश मोहन की आध्यात्मिक चेतना को एक आध्यात्मिक चेतना भाला बनाकर किसी और की आध्यात्मिक चेतना पर हमला करने की अनुमति दी। हमले के तुरंत बाद प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक चेतना को भेदने वाला दर्द होता था, जिससे वे एक संक्षिप्त क्षण के लिए चक्कर आ जाते थे। लेकिन हमले के लिए एक शर्त थी, जो यह थी कि प्रतिद्वंद्वी को पहले अपनी आध्यात्मिक चेतना बाहर भेजनी होती थी। दूसरा स्तर वास्तव में प्रतिद्वंद्वी द्वारा भेजी जा रही आध्यात्मिक चेतना के हिस्से को काट सकता था, जिससे उनकी आत्मा को चोट पहुंचती थी। तीसरा स्तर एक आध्यात्मिक चेतना तलवार बना सकता था। इस स्तर से आगे यह सिर्फ प्रतिद्वंद्वी को एक संक्षिप्त क्षण के लिए स्तब्ध करने का मामला नहीं रह जाता था। यह प्रतिद्वंद्वी के चेतना के समुद्र पर हमला कर सकता था। अगर उनका चेतना का समुद्र पर्याप्त मजबूत नहीं था तो यह आध्यात्मिक चेतना तलवार से टूट सकता था। भले ही प्रतिद्वंद्वी ने अपनी आध्यात्मिक चेतना बाहर न भेजी हो, हमला अभी भी प्रभावी होगा। अगर यश मोहन 7वें स्तर तक पहुंच सकता तो वह अपने दुश्मन के चेतना के समुद्र को कुचलने और उन्हें मूर्ख बनाने के लिए आध्यात्मिक चेतना हमले का उपयोग कर सकता था। पर्पल आई सोल सेवर के खिलाफ बचाव करना बहुत मुश्किल था जब तक कि प्रतिद्वंद्वी के पास एक आध्यात्मिक चेतना रक्षात्मक जादू उपकरण न हो। हालांकि हमले में एक घातक कमजोरी भी थी। यह हमलावर की आध्यात्मिक चेतना को भी घायल करता था और इसकी हमलावर की आध्यात्मिक चेतना की शक्ति पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। यहां तक कि यश मोहन भी अभी केवल स्तर 1 का 2 बार उपयोग कर पाएगा। अगर उसने उसके बाद भी इसका उपयोग जारी रखा तो वह पहले बेहोश हो जाता। शक्ति जितनी अधिक होगी दुष्प्रभाव उतने ही अधिक होंगे, लेकिन यश मोहन को विश्वास था कि जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक चेतना मजबूत होती जाएगी, एक दिन वह ऐसी चोटों को नजरअंदाज करने में सक्षम होगा। यश मोहन स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 की प्रारंभिक अवस्था से मध्य अवस्था तक भी पहुंच गया था। यह हरी कंडेंस गोलियों की एक बोतल के कारण था और यह काफी था। जिस शहर में यश मोहन वर्तमान में था, वहां आकर वह साधना करने की जल्दी में नहीं था।
उसने एक होटल पाया और जाने से पहले एक दिन रुकने की तैयारी की। यश मोहन की हर बार नई जगह आने पर क्षेत्र को ध्यान से स्काउट करने की आदत थी कि क्या उसके लिए कोई वांटेड साइन है। अगर उसे कोई साइन मिला तो वह तुरंत दिशा बदल देता। वह समय बर्बाद करने से नहीं डरता था, लेकिन वह पेई है शहर में कोई भी दुश्मन लाने से बहुत डरता था। उसे अभी तक रास्ते में अपने लिए कोई वांटेड साइन नहीं मिला था, लेकिन वह अभी भी बहुत सावधान था। जैसे ही यश मोहन आया, उसने देखा कि कोई उच्चस्तरीय साधक नहीं था। सबसे उच्चस्तरीय साधक केवल आधार स्थापना अवस्था पर था। होटल में आने के बाद यश मोहन ने सबसे पहली चीज जो की वह थी अपनी आध्यात्मिक चेतना को पूरे शहर में फैलाना। यह जानते हुए भी कि आसपास कोई स्वर्णकोर अवस्था के साधक नहीं थे, उसने अहंकारपूर्वक अपनी आध्यात्मिक चेतना को पूरे आकाश में नहीं फैलाया। पृथ्वी की तुलना में यश मोहन को लगा कि लौकिक चंद्रभूमि महाद्वीप पर अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे अधिक सावधान रहना चाहिए। जैसे ही यश मोहन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना भेजी, उसे परिचितता की अनुभूति हुई। यश मोहन ने तुरंत देखा और एक युवा लड़की को एक कंगन पहने देखा। लड़की प्यारी लग रही थी और किसी भी तरह से बदसूरत नहीं थी। हालांकि जिस बात ने उसे हिलाया वह था कंगन। यह एक कंगन था जो उसने बनाया था, एक जादू उपकरण जो हमला और बचाव दोनों कर सकता था। यश मोहन को अपने द्वारा बनाए गए जादू उपकरणों पर अपनी आध्यात्मिक चेतना का निशान छोड़ना पसंद था। स्पष्ट रूप से उसका कोई परिचित इसे खो चुका था। यश मोहन के पास अब धैर्यपूर्वक देखते रहने का मूड नहीं था, इसलिए वह युवा लड़की के कमरे में गया और उसकी कलाई पकड़ी, कंगन ले लिया। लड़की अपने कमरे में पढ़ने का आनंद ले रही थी जब एक आदमी अचानक आकाश से प्रकट हुआ और खतरनाक तरीके से उसका कंगन ले लिया, इसलिए उसने तुरंत चीख मारी। स्पष्ट रूप से उसका परिवार अच्छी स्थिति में था और उसके पास कुछ शक्ति थी क्योंकि यह एक निजी हवेली थी। उसकी चीख के बाद दो नौकरानियां तुरंत आईं और उनमें से एक शक्ति के मामले में बुरी नहीं थी। हालांकि यश मोहन को परवाह नहीं थी। जिस क्षण उसने कंगन लिया वह जान गया कि यह किसका था। यह वह था जो उसने नैना शुक्ला को संजना के पास ले जाने के लिए कहा था। स्पष्ट रूप से संजना भी यहां आई थी, लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं लग रही थी। यश मोहन जानता था कि यमो संजना के साथ रही थी। तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्यों आए? मेरी चीज ले रहे हो? लड़की जल्दी से शांत हो गई। वह बता सकती थी कि इस आदमी को केवल कंगन की परवाह थी और उसने उसे चीखने से भी नहीं रोका। मिस, क्या हुआ? दोनों नौकरानियों ने तुरंत खुद को लड़की के सामने रख लिया। यश मोहन ने लड़की से ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लड़की का स्वर अच्छा नहीं था क्योंकि यार्ड में कदमों की आवाज सुनकर वह जानती थी कि गार्ड पहले से ही वहां थे और उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। तुरंत कुछ मजबूत गार्ड दरवाजे पर दिखाई दिए। एक आदमी आया और यह देखकर राहत की सांस ली कि युवा मिस ठीक थी और उसने जल्दी से पूछा, मिस क्या हो रहा है? क्या इस आदमी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए? इससे पहले कि लड़की बोल पाती, यश मोहन ने हाथ हिलाया और गार्ड सभी गिरते पत्तों की तरह यार्ड में बह गए। लड़की ने सदमे में अपना मुंह खोला और इससे पहले कि वह फिर से चीख पाती, यश मोहन ने अपना हाथ उठाया और उसके सामने का मेकअप डेस्क धूल में बदल गया। फिर उसने यश मोहन की और भी ठंडी आवाज सुनी, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुम नहीं बोली तो तुम्हें फिर कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें संजना की जान शामिल थी, इसलिए यश मोहन के पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। नौकरानी ने पहले प्रतिक्रिया दी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कोई पौराणिक अमर गुरु था। वह कांपने लगी क्योंकि ये अमर गुरु मारने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं समझते थे। वे जो चाहते थे करते थे। यह अमर गुरु और भी क्रोधित था और उस समय स्पष्ट रूप से बहुत कम धैर्य था। उसने डर का विरोध किया और जल्दी से लड़की को हिलाया। लड़की ने प्रतिक्रिया दी और उत्साह से चिल्लाई, तुम एक अमर गुरु हो। 1, 2, यश मोहन ने उदास स्वर में गिनती की। लड़की को अभी एहसास हुआ कि यश मोहन की प्रशंसा करने का समय नहीं था
और उसने जल्दी से उत्तर दिया, मैंने यह कंगन प्रेशियस ज्वेलरी टॉवर में देखा। यह बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने इसे खरीदा। यह कहने के बाद वह बात करना जारी रखने वाली थी, लेकिन उसने पाया कि वह आदमी पहले ही गायब हो चुका था। मैंने आज एक अमर गुरु देखा और एक बहुत शक्तिशाली लड़की अभी भी अनुभव में डूबी हुई थी। मिस, शांत रहो, उन अमर गुरुओं के अजीब स्वभाव होते हैं और वे एक मनमानी पर मार देते हैं, नौकरानी ने याद दिलाया। एक पल बाद यश मोहन प्रेशियस ज्वेलरी टॉवर के सामने प्रकट हुआ। नमस्ते सर, क्या आप गहने खरीदने आए हैं? कृपया सीढ़ियों से ऊपर जाएं, एक वेटर तुरंत आया। यश मोहन के पास उसके साथ समय बर्बाद करने का कोई मूड नहीं था और उसने कहा, अपने मैनेजर को यहां बुलाओ, मुझे उससे काम है। वेटर बता सकता था कि यश मोहन शायद गहने खरीदने नहीं बल्कि परेशानी शुरू करने आया था। उसका स्वर पहले जितना विनम्र नहीं था और उसने शांति से कहा, मैनेजर यहां नहीं है। सर, अगर आप गहने खरीदने नहीं आए हैं तो कृपया चले जाएं। चैप्टर 959 खोज। फिर उसने दरवाजे पर दो मार्शल कलाकारों को देखा। स्पष्ट रूप से वे गार्ड थे। दो गार्ड यश मोहन के पास आए और बोले, सर, अगर आप कुछ खरीदने नहीं आए हैं तो चले जा। इससे पहले कि वे समाप्त कर पाते, उन्हें बाहर फेंक दिया गया और दरवाजे के साइन पर पटक दिया गया, जिससे शानदार दुकान का साइन टूट गया। वे अपने पैर पकड़कर सड़कों पर गिरे और दर्द से चिल्ला रहे थे। फिर यश मोहन ने ठंडे स्वर में कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। अगर तुमने कोई और बकवास कही तो मैं इस जगह को तोड़ दूंगा। यश मोहन निराशा से जल रहा था और शांत साधनों का उपयोग करने वाला नहीं था। उसे जितनी जल्दी हो सके यह जानना था कि संजना कहाँ थी। संजना पृथ्वी पर पहली लड़की थी जिससे वह मिला था और यमो उसके साथ थी। वेटर के बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक बहुत मोटा आदमी अचानक नीचे आया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियों से सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, मुझे नहीं पता था कि अमर गुरु आ गए हैं। सभी अशिष्टता के लिए मेरी माफी, कृपया ऊपर बैठें। स्पष्ट रूप से यह मैनेजर नीचे जो हो रहा था उसे देख रहा था। यश मोहन ने एक कंगन निकाला और कहा, क्या यह तुम्हारी जगह से आया था? मैनेजर अब जानता था कि यश मोहन को कंगन के कारण वहां होना चाहिए और उसने जल्दी से कहा, हाँ, यह 5 दिन पहले मेरी दुकान से किन हवेली की युवा मिस किन बाईहे को बेचा गया था। मैंने नहीं पूछा कि किसने खरीदा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें यह कहां से मिला। यश मोहन थोड़ा शांत हुआ यह देखकर कि मैनेजर सहयोग कर रहा था। मैनेजर स्पष्ट रूप से चतुर था और वह जानता था कि कंगन उचित साधनों से नहीं आया था। अगर सामान्य लोग जांच करने आते तो वह सच नहीं बताता, लेकिन अब एक अमर गुरु आया और पूछा। उसने बिल्कुल भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने एक अमर गुरु को नाराज किया तो उसकी पूरी दुकान तुरंत नष्ट हो जाती, उसकी प्रतिष्ठा की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि उनके पीछे भी एक अमर गुरु था, किसे पता था कि वे कुछ सौदा नहीं करेंगे। साथ ही एक सामान्य व्यक्ति के लिए अमर गुरुओं से चीजें छिपाना इसके लायक नहीं था। और इसलिए बिना हिचकिचाहट के मैनेजर ने कहा, यह हमें 4 पेई भाइयों से मिला। वे स्थानीय मार्शल दृश्य पर हावी होते थे और हर बार वे कुछ बेचने आते थे। यह कंगन, वे अब कहाँ हैं? यश मोहन ने पूछा। मैनेजर ने तुरंत उत्तर दिया, वे जियांगचुआन शहर में नहीं हैं। वे शहर के बाहर पेई परिवार की हवेली में हैं। यहां से पूर्व में 50 किलोमीटर दूर है। मैनेजर ने बिना यश मोहन के पूछे बहुत विशिष्ट विवरण दिए। यह कहने के बाद यश मोहन को अचानक उसके सामने से गायब होते देख वह और भी डर गया। सौभाग्य से उसने अमर गुरु को नाराज नहीं किया। ऐसा लगता था कि यह कोई साधारण अमर गुरु नहीं था। सर्दी करीब थी और शहर के बाहर शायद ही कोई था। लोग शहर की दीवारों के अंदर इकट्ठा थे और इसलिए सड़कें व्यस्त लग रही थीं। जब यश मोहन पेई परिवार की हवेली में पहुंचा तो वहां भी बहुत भीड़ थी। 4 आदमी एक कमरे में शराब पी रहे थे। किनारे कुछ सुंदर नौकरानियां उन्हें शराब परोस रही थीं। वह मां यानवेन वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानता है। उस लाओ शेंजी के साथ युगल साधना शुरू कर रहा है। क्या उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है?
हमारी तरह खुशी से कैसे रह सकता है? शराब पीना और मांस खाना, बाईं ओर के आदमी ने थोड़ी नशे में कहा। उसके सामने पतले आदमी ने मुस्कुराया और कहा, तीसरे भाई, क्या तुम सिर्फ इसलिए ईर्ष्या नहीं कर रहे हो कि हम चारों के पास आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं? उस आदमी ने एक और कप गटक लिया। स्पष्ट रूप से वह थोड़ा ईर्ष्यालु था। मुख्य सीट पर बैठे आदमी ने कहा, दूसरे भाई, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम एक सुखद जीवन जीते हैं, यह उन अमर गुरुओं जितना अच्छा नहीं है। सैकड़ों साल जीना और यह सब। मैंने सुना है कि अगली बसंत में चांगहे नदी शिष्य लेना शुरू करेगी। हमें भी एक नजर डालनी चाहिए। जब वे सहमत होने वाले थे, एक आवाज ने कहा, यह तब है जब तुम्हारे पास जीवन हो। चारों उठे और एक आदमी को अचानक उनके कमरे में प्रकट होते देखा। उन्हें ठंडी नजर से देख रहा था। तुम कौन हो? बड़े भाई ने उन्हें हमला करने से रोक दिया और पूछा। वह जानता था कि यह व्यक्ति संभवतः एक अमर गुरु हो सकता है, क्योंकि वह उन्हें पता चले बिना उनके कमरे में प्रकट हो सकता था। यशमोहन ने एक कंगन निकाला। तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला? चारों भाई बता सकते थे कि यशमोहन के अच्छे इरादे नहीं थे, इसलिए चौथे भाई ने अचानक कहा, यह पहली बार है जब मैंने यह कंगन देखा है। हमारा इससे कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। यशमोहन ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी आध्यात्मिक चेतना ने आसानी से उसकी आंखों में चमक को पकड़ लिया। स्पष्ट रूप से वह साथी झूठ बोल रहा था। यशमोहन ने आकस्मिक रूप से एक वायु ब्लेड फेंका और चौथा भाई इससे पहले कि वह चीख पाता, आधा कट गया। खून जमीन पर बिखर गया। इतने खूनी दृश्य पर नौकरानियां तुरंत बेहोश हो गईं। अन्य तीन इसे और नहीं सह सके। चार भाइयों में से एक मारा गया था। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और चार्ज कर दिया। यशमोहन बता सकता था कि उनकी भाईचारा चरम पर थी, इसलिए उनसे पूछताछ करना असंभव होगा। यह सोचकर यशमोहन का अब प्रश्न पूछने का कोई इरादा नहीं था। उसने एक और को मार डाला और अन्य दो की आत्माओं को उनसे पूछताछ करने के लिए नियंत्रित किया। दोनों ने कभी साधना नहीं की थी, इसलिए ऐसा करना बहुत आसान था। अगर उन्होंने आध्यात्मिक चेतना बनाई होती तो यह बहुत मुश्किल होता। आध्यात्मिक चेतना से किसी की आत्मा खोजना और भी असंभव होता, क्योंकि इसके लिए कम से कम सत्य साक्षात्कार अवस्था की शक्ति और एक आत्मा खोजने की साधना विधि की आवश्यकता होती थी। 15 मिनट बाद यशमोहन ने आखिरी दो को मार डाला और इस पेई हवेली को छोड़ दिया। उसे कंगन की कहानी पता चल गई थी। 2 महीने पहले जियांगचुआन शहर में पास के फूमो शहर के साथ लड़ाई हुई थी। यह शुरू में 2 साधकों के बीच एक लड़ाई थी, लेकिन शहरों में अनगिनत लोग मारे गए। लोग जल्द ही भागने लगे, जिसमें अमीर परिवार भी शामिल थे। कुछ अमीर परिवार गार्ड लाए, लेकिन उनमें से अधिकांश अराजक स्थिति में थे, इसलिए 4 भाइयों ने उन सभी शरणार्थियों को लूटने के अवसर का उपयोग किया। उन्हें जो पता था उससे यह कंगन किसी बहुत बदसूरत महिला से लिया गया था। यशमोहन ने बार बार पूछा, लेकिन पुरुषों ने उसे आश्वस्त किया कि महिला के साथ कोई और लड़की नहीं थी। स्पष्ट रूप से यमो वहां नहीं थी, चाहे वह बदसूरत महिला वेश में संजना थी या नहीं। यह पता लगाने पर कि वे सभी शरणार्थी जियांगचुआन शहर में समाप्त हो गए थे, यशमोहन फिर से शहर में आया। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से खोजा और संजना को उसे देखकर चौंकने से बचाने के लिए उसने 9 ट्रांसफॉर्मेशन उतार दिया। यशमोहन को विश्वास था कि जब तक संजना वहां है, वह उसे ढूंढ सकता है। इस बीच आकाश अंधेरा हो गया और अधिक से अधिक बर्फ के टुकड़े तैरने लगे। जल्द ही जमीन बर्फ की एक पतली परत से ढक गई। यशमोहन शहर के ऊपर खड़ा था। शहर की दीवारें बड़ी थीं, लेकिन केवल कुछ हवा को रोक सकती थीं। अगर संजना शहर में थी, तो एक बार बर्फ गिरने पर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। यशमोहन केवल आशा कर सकता था कि उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई हो। यशमोहन बहुत निराश था, लेकिन वह संजना को अंततः नहीं ढूंढ सका। वह धीरे धीरे शांत हो गया। वह जानता था कि 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को खोजने के लिए उसे शांत होना होगा। इसलिए वह सड़क के केंद्र में खड़ा हो गया और बार बार अपनी आध्यात्मिक चेतना से खोजता रहा।
जैसे जैसे बर्फ बड़ी होती गई, व्यस्त सड़कें जल्दी शांत हो गईं। जल्द ही इस सड़क पर केवल यश मोहन था। यश मोहन बहुत ध्यान से खोजता रहा और यह भी ध्यान नहीं दिया कि उस पर बर्फ की एक परत जम रही थी। चैप्टर 960 जिस क्षण मैं तुमसे मिला। जिन स्थानों को यश मोहन को खोजने की आवश्यकता थी, वे कम और कम होते जा रहे थे, लेकिन इससे वह और अधिक चिंतित हो गया। उसने 90% क्षेत्र खोज लिया था, लेकिन फिर भी संजना के कोई संकेत नहीं थे। चिथड़ों में एक महिला यश मोहन की सड़क पर लड़खड़ाती हुई आई। उसने यश मोहन को सड़क के केंद्र में खड़ा, बर्फ से ढका हुआ देखा और उसके दिल में अचानक एक अनुगूंज पैदा हुई। क्या यह व्यक्ति उसकी तरह बर्फ में खड़ा था किसी ऐसी चीज के कारण जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था? वह जानती थी कि एक बार बर्फ गिरने पर कड़ाके की सर्दी आ गई थी। उसके बाहर घूमने के दिन समाप्त हो जाएंगे। अगर उसे जाने के लिए एक अच्छी जगह नहीं मिली तो उसे मौत के लिए तैयार होना होगा। वह बर्फ में घूमना चाहती थी और नवसागर में अपने दिनों के बारे में सोचना चाहती थी। सोचना चाहती थी कि कैसे वह नवसागर से उसके लिए लौकिक चंद्रभूमि शहर गई। लौकिक चंद्रभूमि से उस छोटी दुनिया में और फिर छोटी दुनिया से इस नर्क में। उन दिनों को याद करने के बाद वह जियांग चुआन शहर छोड़ देगी और जंगल में एक शांत जगह ढूंढकर इस दुनिया को शांतिपूर्वक छोड़ देगी। शायद अपने अगले जीवन में उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जहां वह वास्तव में घर जैसा महसूस करे। शायद अपने अगले जीवन में उसे किसी ऐसे व्यक्ति में प्यार मिलेगा जो उसे भी प्यार करता हो। उसका एकमात्र अफसोस यह था कि उसका कंगन चोरी हो गया था। काश वह कंगन अभी भी पहने हुए दुनिया छोड़ पाती। उसे कोई पछतावा नहीं था। कभी कभी लोगों को जीवन में वह हासिल करने की आवश्यकता होती है जो वे चाहते हैं, और वह ऐसी महिला नहीं थी जो किसी भी चीज के लिए समझौता कर सके। वह बस सोचती थी कि क्या उसकी माँ ठीक है, क्या यमो, वानकिन और बहन युहुआ ठीक हैं। वह सोचती थी कि क्या वह ठीक है। शायद कोई कभी नहीं जानेगा कि उसका अंतिम गंतव्य इस तरह की जगह था, इस तरह की दुनिया। वह यश मोहन के पास से गुजरी जो स्थिर खड़ा था। जब वह केवल कुछ मीटर दूर थी, उसका दिल अचानक दुखा। वह मुड़ी और उस आदमी को देखा जो सड़क के बीच में स्थिर खड़ा था। उसके हाथों में कंगन। वह स्तब्ध थी। बहुत देर बाद उसने अपनी आंखें कंगन से हटाकर यश मोहन के चेहरे पर ले गईं। हालांकि यश मोहन की आंखें बंद थीं और उसके बालों और भौहों पर बर्फ की एक परत थी, वह फिर भी हिल गई। उसके दिल की गहराई से एक अकथनीय अनुभूति उमड़ पड़ी। क्या मैं मर गई हूं? क्या मैं मतिभ्रम देख रही हूं? क्या यह व्यक्ति वास्तव में वह है? यह इतना वास्तविक क्यों है? उसने अपनी आंखें नहीं पोंछीं, वह हिलने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि यह आकृति गायब हो जाएगी और वह अपने मतिभ्रम से जागकर पाएगी कि वह अभी भी उस अनथीन अजीब दुनिया में अकेली है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, अंततः अनगिनत कठिनाइयों को छोड़ दिया। उसने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन उस क्षण वह अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। अपने सबसे अकेले और सबसे असहाय क्षणों में उसने रोने पर विचार नहीं किया था, भले ही वह मरने वाली थी। लेकिन अपने सामने इस व्यक्ति को देखकर वह अपने दिल में असहायता, अकेलेपन और दुख की भावना को और नहीं सह सकी। वह रोना चाहती थी। हालांकि यह और भी अधिक कारण था कि वह न हिले। वह इस तरह धीरे धीरे मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि उसकी आंखों के सामने का मतिभ्रम गायब हो जाए। उसने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। जब मैं पहली बार तुमसे मिली, मैं अपने शहर की व्यस्त सड़कों पर चल रही थी। हमारे आसपास हलचल भरी भीड़। तुम सड़क के एक कोने में अकेले ताबीज बेच रहे थे। उस समय तुम अभी तक दुनिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन तुमने मेरी मां को बचाया। जब मैं आखिरी बार तुमसे मिली, मैं एक विदेशी स्थान की सड़कों पर चल रही थी। हमारे आसपास उड़ती बर्फ। तुम सड़क के बीच में अकेले बर्फ का इंतजार कर रहे हो। उस क्षण तुम केवल मेरे मन का मतिभ्रम थे। तुम मुझे बिना किसी पछतावे के जाने देते हो। बर्फ ने उसके शरीर को भी ढक लिया था, लेकिन वह नहीं हिली और न ही पलकें झपकाईं।
वह अपने सामने के व्यक्ति को गायब नहीं होने देने वाली थी, भले ही यह सिर्फ एक भ्रम था। यश मोहन का दिल धंस गया। उसने किसी को भी अपनी आध्यात्मिक चेतना से नहीं गुजरने दिया। उसने अपना पूरा मन खोज में लगा दिया था। भले ही किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की हो, उसे पता नहीं चलता। उसने शायद कभी किसी काम पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया था। हालांकि वह पास में खोज रहा था और उसे संजना बिल्कुल नहीं मिली। यश मोहन ने आह भरी। वह अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस लेने और जाने के लिए तैयार था जब उसने किसी को अपने से कुछ मीटर दूर खड़ा देखा, हिल नहीं रहा था। किसी को कितनी दूर तक खोजना पड़ता है? कभी कभी तुम हर जगह खोजते हो, लेकिन तुम नहीं देख पाते कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारी आंखों के सामने है। जिंगवेन यश मोहन को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने वाली व्यक्ति संजना थी। वह उसे खोज रहा था, लेकिन उसने उसे पहले पा लिया था। चूंकि उसने उसे पा लिया था, वह बात क्यों नहीं कर रही थी? वह बस वहां क्यों खड़ी थी? संजना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आंसुओं की 2 पंक्तियां उसके चेहरे पर जम गई थीं। उसके पास यश मोहन की साधना सार शक्ति नहीं थी। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। अगर उसके पास वह विश्वास नहीं होता जो उसे थामे हुए था, तो वह पहले ही गिर चुकी होती। यश मोहन की आध्यात्मिक चेतना ने तुरंत देखा कि संजना मृत्यु के कगार पर थी। वह हिल गया। उसने जल्दी से उसे पकड़ा और अपने होटल में ले गया। यश मोहन ने उसका वेश उतार दिया, उसका सुंदर और परिचित चेहरा प्रकट कर दिया। यश मोहन की शक्ति और गोली राजा कौशल के साथ संजना को ठीक करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। फिर भी जिस बात ने यश मोहन को निराश किया वह यह थी कि चाहे उसने कुछ भी किया, संजना के चेहरे पर बस एक मुस्कान थी और वह उसे देखती रही। अगर वह उसकी दृष्टि से गायब हो गया तो वह रोने लगती। यश मोहन दुखी था। उसने नहीं सोचा था कि संजना की उसके लिए ऐसी भावनाएं होंगी। अपने दिल की गहराई में उसे अपराध बोध महसूस हुआ। उसने बहुत से लोगों के बारे में सोचा था, लेकिन वह यमों के कारण संजना के बारे में चिंतित था। उसे याद आया जब संजना ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया था। उसके जीवन का पहला नृत्य संजना के साथ था। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ठीक करूंगा, यश मोहन ने मन बना लिया। उसने उसके कपड़े उतारना और उसे नहलाना शुरू कर दिया। यश मोहन बस इस शहर में 1 दिन रुकने वाला था, लेकिन संजना के कारण वह 3 दिन रुका। चौथे दिन वह उसे वहां के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर के पास ले गया। वह एक साधक था, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक नश्वर डॉक्टर की आवश्यकता होगी। भले ही वह शक्तिशाली था और एक गोली राजा था, वह नहीं जानता था कि संजना को क्या हुआ था। उसने संजना के मज्जा को परिष्कृत किया था और यहाँ तक कि उसकी पुरानी बीमारी भी ठीक कर दी थी, लेकिन वह अभी भी ऐसी ही थी। यश मोहन उसे कई क्लिनिकों में ले गया, लेकिन उनमें से कोई भी यह भी नहीं बता सका कि उसे क्या हुआ था। हालांकि कम से कम वह जानता था कि एक व्यक्ति शायद जानता था कि उसे क्या हुआ था। वह व्यक्ति डॉक्टर राजा सुन हो चांग था। ऐसा कहा जाता था कि वह न केवल एक डॉक्टर राजा था, बल्कि एक अमर गुरु भी था। वह वहां से हजारों किलोमीटर दूर मिन्हे पर्वत पर रहता था। यश मोहन तुरंत इस स्थान की ओर चल पड़ा। फिर भी यश मोहन केवल संजना को अपनी बाहों में पकड़ सकता था। वह उसे अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि जैसे ही वह उसे नहीं देख पाती वह रोने लगती थी। वहां पहुंचने के बाद यश मोहन को तुरंत एहसास हुआ कि सुन हो चांग केवल एक साधारण अकेला साधक था और एक जो इतना शक्तिशाली नहीं था। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा भी कम थी। यह देखकर यश मोहन बहुत निराश हुआ। सुन हो चांग उससे भी बदतर था और वह शायद केवल एक साधक के रूप में अपनी स्थिति के कारण इतना प्रसिद्ध था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे यह जांचना था कि क्या इस सुन हो चांग के पास वास्तव में कौशल था। यश मोहन नहीं जानता था कि सुन हो चांग के पास कौशल था या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता था। यश मोहन को गठन के बाहर रोक दिया गया। दोची संग्रह महिला शिष्यों ने कहा कि उनके गुरु बाहर थे और वह अभी तक वापस नहीं आए थे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, 2 पुरुष बाहर आए।
एक की दाढ़ी उसकी छाती तक थी और वह एक अमर की तरह लग रहा था, दूसरा एक सामान्य दिखने वाला आदमी था। फिर भी यश मोहन को एहसास हुआ कि ये दो साधक स्वर्णकोर अवस्था स्तर 7 पर थे। भाई सुन, मैं इस मामले के लिए तुम पर निर्भर रहूंगा, सामान्य दिखने वाले आदमी ने कहा। यश मोहन तुरंत बता सकता था कि दाढ़ी वाला आदमी सुन हो चांद था। सुन हो चांद हंसा। दाओ मित्र ली, चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। 1 महीने में तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।